Hi everyone, welcome to the Solutionists, an initiative by Unacademy. We are here to help you ace the next exam. I am Amit Kumar, the All India rank 91 in UPSC CSE 2018. I scored 112 marks in prelims this year and also aced the mains. Today I will be trying to solve the prelims paper of 2018. So let's begin with the paper. Before we start with the paper, there will be some basic tips I would like to share with you how I attempted the prelims paper. First of all, before we go through the paper, I went overview of all the questions that are given in the paper just in 1 or 2 minutes, just to get your nerves down. Once your nerves are cool, the basic thing and the most important thing is be concentrated in this paper. The exam is not about how much you know, but it's about how you try to attempt the questions. There will be many questions of which you will not be knowing anything. So your previous study, your experience will help you to guide through the process. So let's begin with the paper. तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट पेज पे हम देख रहे हैं कि रोल नंबर एंट्री करने का अपने पास स्पेस दिया हुआ है. तो जो भी अपने को रोल नंबर है वो एंट्री कर लेते हैं. So let's say XYZ. Then we will move through the paper. Just get an overview of the paper. Just go through each and every page. What questions you can see. Any questions that you can recognize will help you boost your confidence. It will cool your nerves. And once you are done with seeing all the question paper and overview, then let's begin from the first question itself. So what my strategy is कि मैं question skip नहीं करता हूँ. So people used to do कि वो फर्स्ट अटैम्प्ट करते हैं वो 1 आवर जिसमें वो मोस्ट कॉन्फिडेंट क्वेश्चंस को मार्क करते हैं, फिर देन दे रिवाइज इट एंड मार्क द नेक्स्ट क्वेश्चंस दैट दे आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑन एंड सो ऑन. बट मेरा ये व्यू है कि फ्रॉम द बिगिनिंग अटेम्प्ट द फर्स्ट क्वेश्चन, मार्क बेस्ट पॉसिबल आंसर दैट यू कैन एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो हम ट्राई करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट गो दैट बेस्ट आंसर्स को हम मार्क करेंगे एंड विल नॉट स्किप एनी क्वेश्चन, विल नॉट ट्राई टू स्किप एनी क्वेश्चंस. और बिफोर अटेम्प्टिंग एक माइंडसेट बना के रखना है कि ट्राई टू अटेम्प्ट एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल. तो होता क्या है कि प्रीलिम्स जब 200 मार्क्स का है तो अपने को स्कोर करने हैं नियरली 100+ मार्क्स. जब मुझे 100+ मार्क्स स्कोर करने हैं तो यदि क्वेश्चन मुझे किसी को 30 या 40 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आ सकता है. सो इवन एट द बेस्ट ही हैज़ ओनली 30 क्वेश्चन, ही आर डेफिनेटली ही इज गोइंग टू गेट 60 मार्क्स. अब बचा 40 मार्क्स के लिए, तो यदि कुछ वो एलिमिनेट करके रख पाए तो यदि नेक्स्ट 50 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट किया है, इन 50 क्वेश्चन में यदि 25 यदि करेक्ट कर ले और 25 रॉन्ग कर ले, ही इज गोइंग टू मेक इट थ्रू. तो एक सिंपल सा स्ट्रेटजी रहेगा, एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल. एक माइंडसेट मेरा जो था कि आई विल अटेम्प्ट मोर देन 90 क्वेश्चंस, और वही मैंने किया भी था. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन. तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट है, जिसमें फर्स्ट में है द फर्स्ट लोकसभा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अपोजिशन व स्वतंत्र पार्टी. तो मुझे इस पॉइंट के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो लेट्स लीव दिस पॉइंट. नेक्स्ट था इन लोकसभा अ लीडर ऑफ अपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969. अगेन मुझे इसका आइडिया नहीं था ज़्यादा. एंड थर्ड था कि इन लोकसभा इफ अ पार्टी डज नॉट हैव अ मिनिमम ऑफ 75 मेंबर्स, इट्स लीडर कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज लीडर ऑफ अपोजिशन. ये जो थर्ड पॉइंट है ये अपने करंट अफेयर में चल रहा था. करंट अफेयर में ये था कि लास्ट जो 2014 इलेक्शंस था उसमें जो कांग्रेस पार्टी थी वो सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन नहीं हो पाई थी. व्हाई? बिकॉज दे हैड नॉट लेस देन 10% ऑफ द मेंबर्स. तो 10% करेंगे तो ये 55 आ जाता है. तो अगेन स्टेटमेंट 3 तो रॉन्ग हो गया. सो वंस स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग, A is eliminated, C is eliminated and D is eliminated. So अपने पास डायरेक्टली B आ गया. तो इवन आई डेंट नो 1 और 2, हम इस क्वेश्चन 1 का आंसर कर पाए जो कि हमने B किया. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following leaf modifications occur in desert areas to inhibit water loss? अब डेजर्ट एरियाज में प्लांट्स जो होते हैं वो अपने में कुछ चेंजेस लाते हैं ताकि वो वाटर लॉस से बच पाएं. अब ये जो चेंजेस होते हैं बहुत तरह के होते हैं. जो पॉइंट्स लिखे हुए क्या है? हार्ड एंड वैक्सी लीव्स, येस दे डू. टाइनी लीव्स, येस वो अपना सरफेस एरिया को मिनिमाइज कर लेते हैं ताकि इवापोरेशन लॉस नहीं होगा. एंड थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ लीव्स. तो थॉर्न्स का क्या फायदा होता है? लीव्स में स्टोमेटा होती है जिससे ट्रांसपिरेशन एंड वेपर ट्रांसपिरेशन होता है, वो चीज़ अपने को थॉर्न से बच जाता है. तो ये तीनों पॉइंट जो है एकदम जनरलिस्टिक पॉइंट है और तीनों सही पॉइंट है. सो आंसर विल बी 1, 2 एंड 3 और हम डी को मार्क कर देते. सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है कि
विच लीफ मॉडिफिकेशंस ऑकर इन डेजर्ट एरियाज टू इनहिबिट वाटर लॉस। तो जब वाटर लॉस की बात कर रहे हैं तो डेजर्ट एरियाज में प्लांट्स बहुत सारे चेंज आते हैं और मॉडिफिकेशंस लाते हैं अपने में। तो ऑप्शंस जो है, फर्स्ट ऑप्शन है हार्ड एंड वैक्सी लीव्स, हाँ कर लेते हैं वो। टाइनी लीव्स, यस वो कर लेते हैं। क्यों करेंगे? तो अपना सरफेस एरिया वो डिक्रीज करेंगे ताकि उनका वाटर लॉस कम हो जाए। एंड थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ लीव्स, तो लीव्स में अपने पास स्टोमेटा ओपनिंग्स होती है जिससे इवेपोट्रांसपिरेशन होता है, तो उस चीज़ से बचने के लिए वो अगेन थॉर्न्स ले आते हैं जिससे वो ट्रांसपिरेशन लॉस ये सब नहीं होगा। तो जो तीनों ऑप्शंस है 1, 2 एंड 3, ऑल 3 आर जनरलिस्टिक। तो तीनों जो जनरलिस्टिक हैं और तीनों सही हैं, तो वी विल मार्क डी 1, 2, 3। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन। As per NSSO 70th round situation assessment survey of agriculture household, consider following statements। तो अब जो statements थे, फर्स्ट था कि राजस्थान हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड अमॉन्ग रूरल एरियाज। बहुत जनरलिस्टिक सा लाइन है, बहुत आइडिया नहीं होगा, मेरे को आइडिया नहीं था। आउट ऑफ टोटल एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड इन द कंट्री अ लिटिल ओवर 60% बिलोंग टू द ओबीसी। ये जो लाइन है अगेन जर्नलिस्टिक है, बट कंसीडरिंग कि अपने यहाँ ओबीसी पॉपुलेशन लेस देन 50% है, सो कैन नॉट मेक एन एग्रीकल्चर हाउस होल्ड ऑफ ग्रेटर देन 60%। तो ये जो है वो लॉजिक पे नहीं खड़ा उतरता है, तो ये उस अनुसार मोस्ट प्रोबेबली ये गलत है, तो ये अपने क्रॉस कर लिया। In Kerala, a little over 60% of agriculture households reported to have received maximum income from sources of agriculture activities other than agriculture activity। तो केरला में अपने पास जो एक लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन है वो गल्फ कंट्रीज में चले जाते हैं और वहाँ से लार्ज अमाउंट ऑफ रिनोमरेशन भेजते हैं, तो वो एग्रीकल्चर में नहीं इन्वॉल्व होते हैं। और अपने पास डेटा भी आया था कुछ समय पहले जिसमें था कि वहाँ लैंड लीजिंग के इश्यूज थे, तो ये थोड़ा करंट अफेयर से हो जाता है, तो अगेन ये पॉइंट करेक्ट हो जाएगा। सो वी हैव 2 अपने पास गलत हो चुका है पहले ही, तो 2 गलत हो गया है, तो ए वाज एलिमिनेटेड, बी एलिमिनेटेड, डी एलिमिनेटेड, सी लेफ्ट था, तो अब इसमें सी आंसर हो जाएगा और हम आगे बढ़ते हैं। तो अगेन इस क्वेश्चन में भी सिंगल पॉइंट जो था और पॉइंट नंबर 2 जो था उसके कारण हमारा आंसर आ गया। सेम जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें पॉइंट नंबर 3 कारण हमारा करंट सॉल्यूशन आ गया, इवन वी डिडंट नो द अदर पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो कंपैरिजन था एनजीटी वर्सेस सीपीसीबी का। तो फर्स्ट पॉइंट था NGT has been established by an act whereas CPCB has been created by an executive order of the government। तो मोस्ट प्रोबेबली या तो लोग ध्यान देंगे या नहीं देंगे, बिकॉज NGT तो ठीक है एस्टेब्लिश बाई एन एक्ट हुआ है क्योंकि ये रिसेंट है, बट CPCB था अपने 70s में जो वाटर एक्ट और एयर एक्ट आया था उसमें एस्टेब्लिश हुआ था। तो जब मैं एक्ट का नाम ही ले लिया तो ये स्टैट्यूटरी हो जाएगा, तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो पॉइंट गलत हो गया, सो ये गलत पॉइंट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है कि एनजीटी प्रोवाइड्स एनवायरमेंटल जस्टिस एंड हेल्प्स रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन इन हायर कोर्ट्स। अगेन जर्नलिस्टिक पॉइंट, एनजीटी इज अ ट्रिब्यूनल, कोई भी ट्रिब्यूनल काम है बाकी जो कोर्ट्स हैं उस पर बर्डन को कम कर दे। CPCB प्रमोट्स क्लीनलीनेस ऑफ स्ट्रीम्स एंड वेल्स एंड एम्स टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ एयर। बोथ हमने बोला 2 एक्ट हैं, वाटर एक्ट, एयर एक्ट। तो वाटर एक्ट की बात हुई मतलब स्ट्रीम्स एंड वेल्स, एयर एक्ट मतलब क्वालिटी ऑफ एयर, तो ये पॉइंट अपने पास सही हो जाएगा। तो सेकेंड पॉइंट ऐसे भी जनरलिस्टिक पॉइंट है, 1 रॉन्ग हो गया, 2 करेक्ट हो गया, तो वी विल हैव बी। तो first 4 questions we have done. Let's move to the next question. Question number 5. First question of polity. Consider the following statements. The Parliament of India can place a particular law in the 9th schedule of the Constitution. Yes, it can place. No issues. Lakshmikant का basic point है. Validity of law placed in 9th schedule cannot be examined by any court and no judgment can be made on it. ये पॉइंट गलत हो जाता है। अर्लियर ऐसा था बट देन कोर्ट केस में ये चीज़ प्रूव रॉन्ग हो गया था, एंड बहुत बेसिक सा पॉइंट है, वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन। तो इसमें अपने पास 1 करेक्ट हो गया, 2 रॉन्ग हो गया, तो 1 करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। MDR मर्चेंट डिस्काउंट रेट पे क्वेश्चन आ गया था। तो MDR इंटरेस्टिंगली इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो बहुत सारे न्यूज़ आए थे कि गवर्नमेंट राइट टू प्रमोट कर रही थी कार्ड पेमेंट। जब कार्ड पेमेंट प्रमोट कर रही थी तो उसी से रिलेटेड MDR है, तो उसी समय बहुत सारे न्यूज़ MDR के आए थे, तो बेसिक डेफिनेशन तो पता ही होना चाहिए। तो क्वेश्चन में भी नहीं, वो बेसिक डेफिनेशन आस्क कर रहे हैं। तो MDR यदि देखें तो फर्स्ट ऑप्शन है एन इंसेंटिव गिवन बाय अ बैंक टू मर्चेंट फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड परटेनिंग टू दैट बैंक। तो पहला पॉइंट बोल रहा है येस इट्स एन इंसेंटिव गिवन बाय अ बैंक, तो गलत हो गया क्योंकि ये इंसेंटिव गवर्नमेंट देता है टू अ बैंक, तो बाय अ बैंक पॉइंट रॉन्ग। अमाउंट पेड बैक बाय द बैंक्स टू देयर कस्टमर, अगेन ये गवर्नमेंट पे कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया। चार्ज टू अ मर्चेंट बाय अ बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट फ्रॉम हिज कस्टमर थ्रू द बैंक्स डेबिट कार्ड,
ये एकदम करेक्ट हो जा रहा है। एक चार्ज टू अ मर्चेंट बाई अ बैंक, तो कौन चार्ज कर रहा है? बैंक चार्ज कर रहा है टू अ मर्चेंट, जो खरीद रहा है, फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट थ्रू कस्टमर, ताकि तुम कार्ड यूज कर रहे हो तो तुमको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, तो वही है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। तो यहाँ पे सी सर करेक्ट हो जाएगा, तो डी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो ये सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एनएसजी का था, अगेन करंट अफेयर से। इंडिया ट्राई कर रहा था एनएसजी में एंट्री लेने का। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज आर द कंसिक्वेंस ऑफ कंट्री बिकमिंग मेंबर ऑफ एनएसजी। तो फर्स्ट है, इट विल हैव एन एक्सेस टू लेटेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। अब एक जर्नलिस्टिक सा लाइन है कि जब कोई भी किसी ग्रुप में एंट्री लेगा तो कुछ ना कुछ उसका एडवांटेज होगा। डायरेक्ट उसको यूरेनियम हो सकता है मिले या ना मिले, वो तो डिपेंड करेगा क्या एग्रीमेंट होता है, बट मोर एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिलेंगी। हाँ, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट होगा ही एनएसजी का। तो ये एकदम वेरी जर्नलिस्टिक लाइन है, ये करेक्ट है। सेकेंड पॉइंट आता है कि इट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ मेंबर ऑफ एनपीटी। ना, ये एकदम गलत है। एनपीटी हम नहीं साइन कर रहे हैं, सीटीबीटी हम नहीं साइन कर रहे हैं, और वो साइन हम नहीं भी करेंगे बिकॉज इट्स इन आवर बेनिफिट ओनली नॉट टू साइन देम। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो अगेन ए आंसर हो जाएगा, वन ओनली। क्वेश्चन नंबर 8 जो नेक्स्ट है, विथ रेफरेंस टू इंडियाज डिसीजन टू लेवी एन इक्वलाइजेशन टैक्स ऑफ 6%। तो ये इक्वलाइजेशन टैक्स पे आया हुआ है क्वेश्चन। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में नहीं था, और जो इसके ऑप्शंस दिए हैं ये भी बहुत इन डेप्थ ऑप्शंस थे। तो एज सच यदि कुछ भी नहीं आइडिया हो तो इस क्वेश्चन को आई विल सजेस्ट कि इसको आप नहीं अटेम्प्ट करिए, बिकॉज इफ वी लुक एट द ऑप्शंस इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड एज ए पार्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो पहले तो इक्वलाइजेशन टैक्स पता नहीं है, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहा नहीं है, तो ये भी अभी पता नहीं कि इंट्रोड्यूस एज ए पार्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट है कि नहीं। बट यदि ये आपको पता चल गया या है कि इक्वलाइजेशन टैक्स इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ इनकम टैक्स, तो ये तो गलत हो गया। और यदि ये पता चल गया तो देन वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स कि non-resident entities that offer advertisement service in India can claim a tax credit in their home country under DTA। तो जो DTA होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंगली उन्हीं चीज़ के लिए होता है जिस पे आप इनकम टैक्स के अंदर रखे हों, क्योंकि जो इक्वलाइजेशन टैक्स है वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर नहीं है, वो डोमेस्टिकली चार्ज होता है बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, इसलिए वो DTA के अंदर नहीं आएगा। तो यदि आपको 1 पता था कि 1 गलत है तो सेकंड भी गलत हो जाएगा एंड नीदर हो जाएगा। बट इतना ज़्यादा नहीं आइडिया रहता है, मुझे भी नहीं था, तो इट वाज बेटर कि इसको स्किप कर दें क्योंकि बहुत ज़्यादा ही डाउटफुल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन इकोनॉमी। तो इसमें अपने पास 3 स्टेटमेंट दिए हैं, तीनों एकदम सेपरेट टाइप के स्टेटमेंट थे। पहला FRBM की बात किया था कि FRBM ने रिकमेंड किया था कि अ डेट टू GDP रेशियो 60% ओवरऑल होगा, जिसमें 40% सेंट्रल के लिए होगा, 20% स्टेट गवर्नमेंट के लिए होगा। तो ये तो एक लाइन था जो कि बेसिक पढ़ाया जाता है, कभी भी आप FRBM एक्ट पढ़ेंगे। तो 1 वाज करेक्ट। सेकेंड जो पॉइंट है दैट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डोमेस्टिक लायबिलिटीज ऑफ 21% ऑफ GDP एज कंपेयर टू 49% GDP ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल रहा है कि डोमेस्टिक लायबिलिटीज कम है, स्टेट गवर्नमेंट की ज़्यादा है। अब देखो, सेकंड और फर्स्ट जो स्टेटमेंट्स हैं एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। जब हम पहले में बोल रहे हैं कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का एट हायर लेवल रखना है, स्टेट गवर्नमेंट का एट लोअर लेवल रखना है, तो सेकंड वाला बोल रहा है कि उल्टा है, अभी तो सेंट्रल का कम है, स्टेट का ज़्यादा है। ये तो पॉइंट अपने आप कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। तो यदि 1 सही है तो 2 सही नहीं होगा, या 2 सही है तो 1 सही नहीं होगा। एंड हमें पता है कि 1 सही है तो 2 तो गलत हो गया, 2 को हटा देते हैं। As per Constitution of India, it is mandatory for a state to take the central government consent for raising any loan if the farmer owes outstanding liabilities to latter। ये जो है हाँ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, हाँ ये लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है, सेंटर स्टेट रिलेशन चैप्टर है, उसमें डायरेक्टली ये पॉइंट आता है। तो हाँ उसको मानना पड़ेगा सेंटर से, तो 2 भी करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन विल बी 1 and 3, 2 इज एलिमिनेटेड, तो 1 and 3 मार्क कर लेते हैं। अगेन नेक्स्ट वाला जो है एडिबल ऑयल पे है। अगेन ये भी बहुत न्यूज़ में था क्योंकि कुछ आए थे, स्पेशली और मस्टर्ड ऑयल आया था, ओलिव ऑयल आया था, ये सब की जब न्यूज़ आ रहे थे तो आगे हम मोस्ट ऑफ द ऑयल जो है एडिबल ऑयल्स वो इंपोर्ट करते हैं। तो जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो पॉइंट नंबर 1 बोलता है कि क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड ऑयल्स इज मोर दैन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन इन द लास्ट 5 years। डेफिनेटली है, एकदम है, ये न्यूज़ में रहा है, ये पॉइंट पता होना चाहिए, दो इट्स अ वेरी जर्नलिस्टिक लाइन। Government does not impose any custom duties on all the imported edible oils as a special case। नहीं, ऐसा नहीं करेगी, ऐसा कर दी तो बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। तो जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा आ रहा है, जिसका हमें डिमांड ज़्यादा है, उस पर गवर्नमेंट क्यों लगाएगी रोक? तो ये तो गलत हो जाएगा। हो सकता है कुछ पे लगाए, बट ये बोल रहा है कि इम्पोज एनी कस्टम ड्यूटी ऑन ऑल, तो बहुत एक्सट्रीम लाइन बोल रहा है। तो बोल रहा है कुछ भी नहीं लगाएगी और सारे पे कुछ भी नहीं लगाएगी।
तो जब इस तरह के एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट आते हैं तो बहुत अच्छा चांस होता है यूपीएससी में कि वो गलत होते हैं। तो एस तो हमें पता भी है और एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी है, तो 1 करेक्ट, 2 नहीं है तो 1 ओनली लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ही रोट बायोग्राफीज ऑफ मैजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी, श्री कृष्णा, स्टेड इन अमेरिका फॉर सम टाइम एंड वाज आल्सो इलेक्टेड इन द सेंट्रल असेंबली। हु वाज ही? अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ये अपने को जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, बीट, एनसीईआरटी, तमिलनाडु बोर्ड, उसमें ये नहीं मिलेगा। ये पैचेज में कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ये जब क्वेश्चन मैंने देखा तो मुझे एक चीज़ पता था, आई न्यू अबाउट लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय जो अपने पास एक्सट्रीमिस्ट और जो मॉडरेट्स थे उनके बीच में डिवाइड हुआ था, तो उसके बाद ब्रिटिशर्स ने जो अपने एक्सट्रीमिस्ट थे उन पे बहुत अच्छे से इन्होंने रोक लगाने की कोशिश की थी। तो उसमें तिलक को जेल भेज दिया था, बट लाला लाजपत राय थे वो अमेरिका स्किप कर गए थे। तो ये तो मुझे पता था, ये अमेरिका स्किप कर गए हैं, तो ये इसको सेटिस्फाई करते हैं। अब बोल रहा है बायोग्राफीज ऑफ मैजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी, श्री कृष्णा। अब देखो किस तरह के लोगों को लिख रहे हैं। मैजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी, श्री कृष्णा, इनका जो आइडियोलॉजी है थोड़ा एक्सट्रीम आइडियोलॉजी है। ये क्या चीज़ में बिलीव करते हैं? ये फोर्स में बिलीव कर रहे हैं। ये ट्राई करेंगे कि फोर्सफुली जो गवर्नमेंट है, जो कि इवन जो हम बोलेंगे डेस्पो गवर्नमेंट है, उसको ओवरथ्रो करेंगे। तो इस तरह के लोग जो हैं उनका कौन लिखेगा? ऐसे लोग लिखेंगे अगेन जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के होंगे। तो इस तरह से हम देखें तो मोतीलाल नेहरू तो अपने आप कट गए, क्योंकि ये एक्सट्रीम आइडियोलॉजी तो बचेंगे नहीं। और ये सब के एक्सट्रीम जो आइडियोलॉजी के हम लाल बाल पाल की बात करते थे, तो अगेन बिपिन चंद्र पाल हो सकते हैं, लाला लाजपत राय हो सकते हैं। एंड ही वॉज ऑल्सो इलेक्टेड टू द सेंट्रल असेंबली। अब देखो ये पॉइंट कब हम पढ़ रहे हैं कि ही वॉज इलेक्टेड टू सेंट्रल असेंबली, जब बात हुई थी कि कांग्रेस पार्टी आफ्टर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टेक डाउन हुआ था, तो जो मोतीलाल नेहरू लोगों ने पार्टी बनाया था जो अलग हुई थी कांग्रेस से, उसमें फिर एक और डिवीजन हुआ था जिसमें रिस्पॉन्सिविस्ट के हम कंसेप्ट पढ़े थे। उस रिस्पॉन्सिविस्ट में वन ऑफ द रिस्पॉन्सिविस्ट वाला लाला लाजपत राय। तो कब वो रिस्पॉन्सिविस्ट बनेंगे? यदि वो असेंबली में इलेक्ट हुए हैं। तो यदि हुए हैं, हाँ, तो ये इलेक्ट हुए थे। तो यहाँ से आ जा रहा है कि टच डाउन करके हम लाला लाजपत राय पे एटलीस्ट एक लगा सकते हैं कि ये तो है ही है। हो सकता है बाकी कुछ हो ना हो, बट एक ऑप्शन सही होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली ये थे और यही इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। तो तीनों स्टेटमेंट जो दिए थे, फर्स्ट रोड बायोग्राफीज, मैजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी, श्री कृष्णा, एक पॉइंट हमने यहाँ से एलिमिनेट किया। सेकंड, स्टेड इन अमेरिका, सेकंड यहाँ से एलिमिनेट किया। एंड थर्ड, इलेक्टेड टू सेंट्रल असेंबली, थर्ड यहाँ से अटेम्प्ट किया। तो हमने तीनों स्टेटमेंट का रियलाइज किया। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा था, तीनों स्टेटमेंट को रियलाइज करके एक एक को एलिमिनेट करो एंड गेट टू द फाइनल आंसर। ओके, देन कमिंग टू द 12th क्वेश्चन, इट्स अबाउट आधार। तो आधार कार्ड में यदि हम आते हैं तो फर्स्ट बोलता है आधार कार्ड कैन बी यूज एज ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल। अगेन आधार कार्ड से इस साल 2-3 क्वेश्चन आए हैं और न्यूज़ में भी रहा है। बीट, एनआरसी और कुछ इश्यूज पिछले आधार कार्ड के आए थे कि कुछ लोगों के दिखा रहे थे कि इंडिया के सिटीजन नहीं है तब भी आधार कार्ड उनके पास बन गया है। तो वही न्यूज़ यदि पढ़े होते तो यही बेसिक पॉइंट पता होता कि आधार नहीं है एक प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, क्योंकि नॉन सिटीजन को भी आधार मिल जाता है। और जब आधार कार्ड अपना तुम लोग निकाल के देखोगे उसमें दिखा होगा कि उसने एक ऊपर में लिखा हुआ है कि इट्स नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, रेड कलर से ऊपर में ब्रॉडली मार्क किया हुआ है। तो ये तो गलत हो गया। Once issued, आधार कार्ड कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड बाय द इशूइंग अथॉरिटी। अब इस तरह से यदि पॉइंट रहा तो बहुत बुरी बात हो जाएगी कि तुम एक बार इशू कर दिए, किसी गलत बंदे ने ले लिया। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर हम देखे थे कुछ पाकिस्तान का एक डिप्लोमेट इंडिया आया हुआ था, उसके नाम पे 13 to 14 आधार कार्ड इशू थे। अब यदि ये पॉइंट सही है मतलब हम उसको डीएक्टिवेट भी नहीं कर सकते, तो ये पॉइंट तो गलत हो जाएगा। तो वंस इशूड आधार कार्ड कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड, ये भी गलत हो जाएगा फिर। तो अगेन बोथ आर रॉन्ग, डी, नीदर 1 और 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब आए, क्वेश्चन नंबर 13। ये अगेन थोड़ा क्वेश्चन इशू वाला क्वेश्चन है कि जिस क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव श्रंक इमेंसली और ड्राइड अप इन द रिसेंट पास ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। अब देखो जो ऑप्शंस अपने पास, अरल सी, ब्लैक सी, लेक बैकाल। अरल सी बहुत ज़्यादा हो चुका है कम, ये न्यूज़ में था। ब्लैक सी नहीं, ये न्यूज़ में नहीं है, क्योंकि ब्लैक सी में बहुत अच्छे अच्छे वाटर बॉडी आते रहते हैं, बहुत रिवर्स हैं, बीट, धनुब्रे, डनाइपर एटसेट्रा, वो इसको फ्लो करते हैं, ये कम नहीं होगा। अब लेक बैकाल भी न्यूज़ में था, ये कम हो रहा है। तो एक तो 2 एलिमिनेट हो गया, तो बी और सी गलत हो गए। तो इधर आंसर विल बी ए और डी। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है कि क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव श्रंक इमेंसली और ड्राइड अप इन रिसेंट पास। बोल रहा है श्रंक इमेंसली और ड्राइड अप। अब केवल यदि बोलता कि
श्रंक हो गए हैं या ड्राई अप नहीं हुए हैं तो आंसर बोथ हो जाता 1 and 3, बट इसने बोल दिया दे हैव श्रंक इमेंसली, तो इमेंसली में अरल सी आ जाएगा क्योंकि अरल सी जो अपना ओरिजिनल था उसका केवल अब 10% बचा हुआ है। लेक बैकाल क्या है कि बहुत ज़्यादा उसका डेप्थ है, तो वो वाटर कम होता है बट वो अभी नहीं करेंटली इतना ज़्यादा ड्राई अप हो जाएगा, वो हो सकता है लॉन्ग टाइम में हो जाए। तो ये कंफ्यूजिंग था, बट यूपीएससी ने इसका आंसर बोला कि आंसर विल बी ओनली अरल सी बिकॉज अगेन इमेंसली वर्ड हमने यूज़ कर दिया है, तो अगेन आंसर 1 हो गया। बट लोग 1 भी मार सकते थे, 3 भी मार सकते थे, तो ये रिस्क लेने वाला क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इसमें रूल ऑफ लॉ इंडेक्स पूछा था। तो ये लास्ट 2-3 ईयर से ट्रेंड हो गया है, कोई ना कोई ये इंडेक्स पूछ लेते हैं किसका है। तो ये लिस्ट तो बना ही लिए होंगे अभी प्रीलिम से पहले या लास्ट प्रीलिम से पहले, तो उसमें ये न्यूज़ में था। तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का है, और अगेन जब रूल ऑफ लॉ बोल दिया है तो इसमें से कौन से लॉ के साथ एसोसिएटेड है, तो आईसीजे है या वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है। आईसीजे इस तरह से काम नहीं करता है, वो अपने में स्पेशली काम करेगा, वो रिपोर्ट इस तरह से निकालता है, इंडेक्स नहीं निकालेगा। तो इंडेक्स वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट था, तो ये मार्क हो जाएगा एंड 14 इज डन। 15 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल द एटीएम्स इन इंडिया। अगेन डिमोनेटाइजेशन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, कैश इन कैश आउट, नए नोट्स डालने हैं, चेंज करने हैं, ऑल काम एनपीसीआई, तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, आता है तो आता है, नहीं तो फिर अटेम्प्ट नहीं करने का है। क्वेश्चन 16, अगेन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज द अमाउंट दैट बैंक्स हैव टू मेंटेन इन फॉर्म ऑफ देयर ओन फंड टू ऑफसेट एनी लॉस दैट बैंक्स इंकर इफ द अकाउंट होल्डर फेल टू रिपे द ड्यूज। अगेन इसने कैर का डेफिनेशन दे दिया है कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, हाँ यही डेफिनेशन एग्जैक्टली, तो ये तो सही है। देन आता है कैर इज डिसाइडेड बाय ईच इंडिविजुअल बैंक। नहीं, देखो अब इसने बोल दिया कि बैंक को मेंटेन करना है, तो मेंटेन करना है तो खुद डिसाइड करेंगे, तो जितना मर्जी उतना रख लेंगे, तो ये आरबीआई करता है। और अगेन अभी जो इशू आ रहे हैं आरबीआई के रिफॉर्म्स की, तो उसमें ये पॉइंट आ रहा है कि आरबीआई चाहता है कैर को बढ़ाना, गवर्नमेंट चाहता है कैर को कम करना बेसल नॉर्म्स के अंदर। तो अगेन ये बहुत तरह से न्यूज़ में रहा है, तो सेकेंड जो है वो रॉन्ग हो जाएगा और 1 ओनली रहेगा आंसर। ओके, अगेन आधार से क्वेश्चन आ चुका, सेकंड क्वेश्चन अगेन आधार से आ गया। आइडेंटिफाई प्लेटफॉर्म आधार प्रोवाइड्स ओपन एपीआईज, व्हाट डज इट इम्प्लाई। अब या तो ये बहुत अनोखा क्वेश्चन था कि एपीआईज बहुत इन डेप्थ इन्होंने आधार के बारे में पूछा था, क्योंकि लोग जो बेसिकली आधार एक्ट पढ़ते हैं तो वो ऊपर पढ़ लेते हैं, आधार कौन फॉर्म किया था, आधार का कौन अथॉरिटी है, कहाँ डेटा सेव होता है, डेटा लोकलाइजेशन, वो सब इशूज। बट ये जब आ रहा है कि एपीआईज को बोलता है कैसे करना है, तो व्हाट डज दिस इम्प्लाई एपीआई, तो इट कैन बी जनरेटेड इनटू एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन यूजिंग आइरिस इज पॉसिबल। तो अब देखो सेकेंड लाइन यदि बात कर रहे हैं ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन यूजिंग आइरिस इज पॉसिबल, तो हम जब बात करते हैं आधार का सब बनाने गए होंगे तो उसमें रेटिना स्कैन होता है, तो हाँ आइरिस जब तुम्हारा स्कैन हो रखा है उसके पास डेटा है तो ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन इज पॉसिबल, तो ये सेकेंड तो हो जाएगा। फर्स्ट, इट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अब ये डाउटफुल था, तो या तो इसमें अब तुक्का मारना पड़ेगा कि हाँ हो सकता है नहीं हो सकता, बट हमें 2 पता है तो एक चीज़ तो एलिमिनेट हो गया, ए एंड डी वाज एलिमिनेटेड। अब बी या सी में गेस वर्क चलेगा, अब गेस वर्क चला, सही रहा, यदि बोथ तुमने सही मार दिया तो आंसर सी हो जाएगा और वही सही आंसर होता, नहीं मारते तो फिर माइनस होता, बट इतना रिस्क अगेन लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18 अगेन करंट अफेयर बेस्ड था कि वेरी रिसेंटली कौन से कंट्री हैं जहाँ पे फैमिन एक्यूट माल न्यूट्रिशन हुआ है और बहुत सारे लोग डेथ हुए हैं, वार एंड एथनिक वायलेंस। तो बाकी कुछ पता ना हो, वेनेजुएला इस साल अभी न्यूज़ में रहा है, बट 2018 में जब प्रीलिम्स का पेपर था तब न्यूज़ में एक ही कंट्री था, वो था यमन। और यमन क्राइसिस जो चल रहा था बिटवीन प्रॉक्सी वार, सऊदी अरेबिया, ईरान, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो यमन जहाँ दिखे तो मारना ही मारना है। और साउथ सूडान में तो बहुत सालों से चल रहा है इशू, वो बहुत ज़्यादा पुराना है, बट यमन करंट था। और यदि ये क्वेश्चन इस साल आता है तो वी कैन गो फॉर वेनेजुएला, बट कोलंबिया में ऐसा कोई इशू नहीं है, तो बट लास्ट ईयर इट वाज यमन, यस। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री बेस्ड, रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब देखो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है ग्रांट इन 8 स्टेटमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड, मे बी मे नॉट बी, नहीं पता मुझे। सेकंड, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज वाज रिकमेंडेड, हाँ हुआ था बट हो सकता है पता हो नहीं पता हो।
बट थर्ड जो लाइन है बोलता है इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन वाज रिकमेंडेड। ये गलत हो जाता है क्योंकि यहीं पे वुड्स डिस्पैच जो है प्रीवियस मैकलॉले कमिटी से वेरी करता था। मैकलॉले ने बोला था हाँ इंग्लिश को सब में इंप्लीमेंट करो, जब वुड्स डिस्पैच आता है ये बोलता है जो प्राइमरी लेवल है वहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज है वही यूज़ करो और हाइयर लेवल पे इंग्लिश करो। तो यही मेन डिफरेंशिएटिंग था वुड्स डिस्पैच का। तो बेसिक हिस्ट्री से हम थर्ड तो एलिमिनेट कर लिया डायरेक्टली। तो मुझे 1 पता हो नहीं पता हो, मैं यहाँ से थर्ड एलिमिनेट हो गया, बी एलिमिनेटेड, सी एलिमिनेटेड, डी एलिमिनेटेड, तो बचा ए। तो आंसर विल बी 1 and 2। तो अगेन सी से थर्ड जो ऑप्शन है उससे हमने एलिमिनेट करके निकाल लिया। विथ रेफरेंस टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, which of the following parliamentary committee scrutinizes and reports to the House whether the powers to make regulations, rules, etc. conferred by Constitution are delegated by Parliament are being properly exercised by executive within the scope of such delegation। देखो तो इसमें जो बोल रहा है कि कौन सा ऐसा अपना पार्लियामेंट्री कमेटी है जो रेगुलेशंस, रूल्स, सब रूल्स ये सब को डेलीगेट करता है पार्लियामेंट को ताकि प्रॉपरली एक्सरसाइज करे एग्जीक्यूटिव। अब जब रूल्स की बात आ रही, रेगुलेशंस की बात आ रही है तो कमिटी ऑफ गवर्नमेंट एश्योरेंस तो नहीं कभी ये सब करेगा और बैक भी कभी नहीं करेगा बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल। अब रूल्स कमेटी और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन आ सकता है। अब यदि तुमने रूल्स और सब रूल्स देख के यहाँ पे रूल्स को मैच करके रूल्स लगा दिए तो गलत हो जाएगा क्योंकि लक्ष्मीकांत में बेसिक दिया हुआ है इस कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन और यही ये काम करता है। तो ये बेसिक जब लक्ष्मीकांत रिवाइज करना उसको अच्छे से करना क्योंकि उसके छोटे छोटे पॉइंट से भी आते हैं। तो लक्ष्मीकांत प्रीलिम्स के लिए तो बाइबल यहाँ पे बन जाता है क्योंकि एकदम छोटे क्वेश्चन है वो ध्यान दिए नहीं होंगे कि ये जो बड़े अपने कमिटीज़ हैं जैसे CCEA वो सब वो नहीं ये पूछा है। तो इसने सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन वाला पूछ दिया तो वो अगेन अच्छे से रिवाइज करना, उससे निकल आएगा क्वेश्चन। सेकेंड RT पूछा था तो 21st क्वेश्चन फर्स्ट बोलता है एज पर RT अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर इन स्टेट जो होगा वो मिनिमम क्वालिफिकेशन सेट करेगा स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। नहीं, ऐसा नहीं है। एक नेशनल जो काउंसिल है वो कहीं का भी सेट करता है, वही RTE चेंज किया था कि एक सेंट्रल बॉडी होगा NCTE वो करेगा। तो स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन नहीं सेट करेगा, 1 गलत है भाई। एज पर RTE एक्ट फॉर टीचिंग प्राइमरी क्लासेस अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पास TET कंडक्टेड इन अकॉर्डिंग टू NCTE। कोई दिक्कत नहीं, जब 1 हम बोल दिए गलत है, मैंने बोला ही NCTE करता है तो सेकंड तो ऑटोमेटिकली करेक्ट दिख रहा है। इन इंडिया मोर देन 90% टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर डायरेक्टली अंडर स्टेट गवर्नमेंट। नहीं, ये गलत हो जा रहा है। देखो ये भी न्यूज़ में था कि जो अपने यहाँ टीचर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं उसका प्राइवेटाइजेशन हो गया है। जो टीचर्स अपने यहाँ निकल के आ रहे हैं वो जाके ऐसे डिग्री उठा लेते हैं बिना गए हुए और ये TET VET बहुत आराम से मिल जाता है। तो ये न्यूज़ में था कि गवर्नमेंट को इनमें बढ़ना पड़ेगा और प्राइवेट प्लेयर्स को कम करना पड़ेगा, इवन प्राइवेट प्लेयर्स के मोनोपोली को कम करने की जरूरत है। तो बहुत अच्छे कुछ आर्टिकल्स आए थे इसके ऊपर। तो जब बोल दिया 90% गवर्नमेंट, नहीं 90% कोई चांस ही नहीं है, बहुत कम होगा, 10-20% हार्डली होगा। तो 1 गलत हो गया, 3 गलत हो गया, 2 ओनली बचता है। तो 2 इज करेक्ट। सेकेंड 22nd क्वेश्चन अगेन पूरा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें मुझे जो 1, 2, 3 मैं एक ओवरव्यू देख लिया क्या क्या है। छापचार कट फेस्टिवल, खोंगजोम परवा बैलड एंड थांगटा डांस। अब मुझे इतना बस पता था कि थांगटा डांस जो है वो मणिपुर का फेस्टिवल है, तो थांगटा डांस तो एलिमिनेट में कर दूंगा। तो थांगटा सिंकिंग गलत हो गया, तो 3 यदि गलत हो गया तो मेरे पास बचता है 1 ओनली एंड 1 and 2। मतलब 1 तो गारंटी करेक्ट है तो उसके बारे में मुझे सोचना भी नहीं है। अब बचता है कि बचा मुझे कि ये खोंगजोम पर्व बैलेड मणिपुर का है कि नहीं। अब यहाँ पे गेस वर्क मारना है। जो मैंने गेस वर्क मारा था, मैंने मारा कि थांगटा डांस जो है वो मणिपुर का था। तो थांगटा डांस यदि मणिपुर का था तो खोंगजोम परवा जो होगा वो एक मणिपुर का नहीं होगा क्योंकि 2 एक मणिपुर का देंगे नहीं। बट इस लॉजिक से गलत हो जाता है। तो वही चीज़ है, यहाँ पे अगेन गेस वर्क है। मेरा गेस वर्क गलत हुआ, तुम्हारा हो सकता है सही हो, गलत हो। तो अगेन A और B हमने तो एलिमिनेट कर दिया है, यहाँ गेस वर्क काम करेगा। बट सही जो था वो बोथ 1 and 2 था। ओके, नेक्स्ट FSSAI पे इन्होंने पूछा है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 रिप्लेस द प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्टरेशन एक्ट 1954। हाँ, किया था इसने। और यदि नहीं भी किया हो, ये बहुत जनरल सा स्टेटमेंट है। तो जब FSSAI की बात करें, जब फूड स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं और हम अडल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, बोथ आर सेम। यदि हम अडल्ट्रेशन हटा देंगे तो अपने पास स्टैंडर्डाइजेशन आ जाएगा। तो पता हो नहीं पता हो, बहुत जर्नलिस्टिक सा लाइन है, इसको तो करेक्ट मान लेते हैं, जंक्शन कर लेते हैं। सेकेंड बोलता है FSSAI इज अंडर द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस इन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये जो पॉइंट है FSSAI जो है ये बहुत सारे करंट अफेयर मैगजीन्स में आया था।
न्यूज़ में था और उन्होंने मेंशन एग्जैक्टली किया हुआ था कि नहीं, ये डीजीएच के अंदर नहीं आता है, ये अपना सेपरेट सेक्रेटरी रखता है। यदि वो माइन्यूट डिटेल्स यदि याद रह जाए तो हाँ ये अटैम्प्ट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, 1 ओनली हो जाएगा। यदि माइन्यूट डिटेल्स याद नहीं रहे तो अगेन गेस वर्क करना पड़ेगा, तो 1 या 1 और 2 में करते, क्योंकि 1 तो हमने मान लिया था सही होता। तो अगेन माइन्यूट डिटेल्स वर्क करते हैं यहाँ पे प्रीलिम्स में। जो अपने करंट अफेयर पढ़ो उसको अच्छे से देखो। इवन यहाँ पे आ जाता है कि जो मिनिस्ट्री होता है और बॉडी होता है, जो बॉडी न्यूज़ में है उसका कौन सा मिनिस्ट्री था, कौन सा सेक्रेटेरिएट था, वो थोड़ा देख लो। पहले केवल मिनिस्ट्री पूछते थे, अब थोड़ा सेक्रेटेरिएट पे आ गए हैं। लास्ट ईयर भी इन्होंने लेबर वाला एक क्वेश्चन पूछा था, इस साल भी इस टाइप के क्वेश्चन 1-2 और आएंगे एफएसआई के टाइप के। तो थोड़ा और इन डेप्थ देखना पड़ेगा कौन सा सेक्रेटरी है, कौन सा मिनिस्ट्री है। ओके, 2 स्टेट सॉल्यूशन इजराइल, कोई बोलना ही नहीं है इसमें, इससे आसान क्वेश्चन नहीं आ सकता था। 25 NFS है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। अब बहुत वेग सा क्वेश्चन पूछे, अचानक से NFS से कोई न्यूज़ में रहा नहीं है। हाँ, जब 2013 में आया था एक ऐसे इंपॉर्टेंट एक्ट था, बट एकदम न्यूज़ में नहीं रहा है। तो बट हम ट्राई करेंगे इसको, क्योंकि जानते नहीं होंगे डायरेक्टली, तो एलिमिनेट करना चालू करते हैं। तो पहला बोलता है फैमिली कमिंग अंडर कैटेगरी ऑफ BPL ओनली आर एलिजिबल टू रिसीव सब्सिडाइज फूड ग्रेन। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, BPL के अंदर आते हैं, उनको सब्सिडाइज मिलता है, बट उनको बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज मिलता है, और हो सकता है BPL के ऊपर भी आते हैं, उनको भी कई बार सब्सिडाइज मिलता है, हो सकता है उतना नहीं मिले। बट सब्सिडाइज एक जनरल टर्म आता है, बहुत ज़्यादा और कम भी हो सकता है। तो 1 जो है वो तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया कि और किसी को नहीं मिलेगा, गलत हो गया है। Eldest woman in the household of age 18 years or above shall be the head of household for the purpose of issuance of राशन कार्ड। ये बहुत अभी एक लहर चली हुई है इसकी कि इवन भामाशाह जो योजना है राजस्थान में, इस तरह की योजना है कि जो एल्डेस्ट फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली है उनको हाउस होल्ड का हेड बनाओ। तो NFSA ने ये चीज़ देखा होगा, तभी अभी लोग इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो ये सही मान लेते हैं। लास्ट बोलता है, तो 1 तो एलिमिनेट अपना हो गया है, तो इधर ये 2 सही होता या 3 सही होता। 2 मोस्ट वाली सही दिख रहा था। नेक्स्ट वर्ड बोलता है प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स आर एंटाइटल्ड टू टेक होम राशन ऑफ 1600 कैलोरीज पर डे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड फॉर 6 months देयर आफ्टर। अब देखो, ये बहुत जर्नलिस्टिक स्टेटमेंट है, नहीं कोई जान सकता है। या तो तुमने बहुत एक्ट पढ़ा हो, वो भी 2013 का एक्ट है, तुम 18 में प्रीलिम्स दे रहे हो, 5 साल पहले नहीं तैयारी चालू किए होगे, तो ये नहीं पता होगा। बट क्योंकि अब अपने को पता है 2 सही हो सकता है, 3 सही हो सकता है, और 2 जो है वो सही लग रहा है, 3 बहुत ज़्यादा फैक्चुअल लग रहा, जो कि नहीं, मतलब मोस्ट दिख रहा है, तो हम 2 को मान देंगे। बट 3 जो था एसएच भी गलत था, क्योंकि 1600 कैलोरीज टेक होम राशन जो है इतना प्रोवाइड नहीं करती है गवर्नमेंट। शायद 600 या 700 कैलोरीज टेक होम राशन प्रोवाइड करती है फॉर लैक्टेटिंग मदर्स, तो यहाँ पर ये चीज़ गलत हो जाता है। बट अगेन 2 और 3 में अपने को तुक्का मारना था, तो गेस वो काम करता है यहाँ पे, नो इश्यूज। GI टैग किसके थ्रू है, तो WTO, एकदम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, करंट रहता है। GI टैग हमेशा मिलते रहता है, न्यूज़ में हमेशा रहेगा। 27th क्वेश्चन है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव द पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइंस। देखो, ये गलत हो जाता है, क्योंकि जो नॉन कोल माइंस है उनको हमने डिवाइड कर दिया है, तो मेजर मिनरल्स में या तो माइनर मिनरल्स में। तो जो मेजर मिनरल्स है उसका हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, माइनर मिनरल्स का स्टेट गवर्नमेंट करती है। हर स्टेट में सुनते रहते हो वो सैंड का जो माइनिंग की बात आती है, तो सैंड माइनिंग का कौन देखता है, अगेन स्टेट गवर्नमेंट। तो ये लाइन तो डायरेक्ट गलत हो जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट एकदम पावर नहीं है। हाँ, अब सेकंड और थर्ड में बहुत अच्छा इशू आ जाता है। तो जब 1 एलिमिनेट हो गया तो अपने पास ऑप्शन आता है या तो 2 सही है या तो 3 सही है। आंध्र प्रदेश एंड झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइंस, स्टेटमेंट 2 है। थर्ड स्टेटमेंट है राजस्थान हैज आयरन ओर माइंस। अब इंटरेस्टिंगली राजस्थान में एक ही आयरन ओर माइंस है और कभी न्यूज़ में नहीं था, तो शायद ही कोई जानता होगा कि राजस्थान में आयरन और माइंस हैं, क्योंकि माइंस की बात आती है और रिजर्व अलग हो जाता है। हाँ, आयरन और के रिजर्व थे राजस्थान में, बट एक स्मॉल सा माइंस है जो एकदम न्यूज़ में नहीं रहता है, तो इसके कारण ये 3 सही हो जाएगा। बट शायद ही कोई एग्जाम में इसको सही कर पाता, क्योंकि एकदम न्यूज़ में नहीं रहा है और कभी नहीं पढ़ाया जाता है कि राजस्थान में कोई आयरन और माइंस भी है। लेड जिंक माइंस, सिल्वर माइंस, कॉपर माइंस, यस दे ऑल एग्जिस्ट इन राजस्थान, बट आयरन माइंस नॉट हर्ड ऑफ। बट तब भी ये सही था। क्वेश्चन 28 भीम ऐप एंड डिजिटल पेमेंट के ऊपर है। तो फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि भीम ऐप अलाउज द यूजर टू ट्रांसफर मनी टू एनीवन विद अ UPI इनेबल्ड बैंक अकाउंट। एकदम जनरल स्टेटमेंट, सब लोग भीम ऐप यूज करने लगे हैं, तो हाँ, UPI इनेबल्ड बैंक अकाउंट पे ट्रांसफर कर लेता है, करेक्ट है। While a chip-in debit card has 4 factors of authentication, Bhim app has only 2 factors of authentication। देखो, मुझे डेबिट कार्ड का पता नहीं कितना ऑथेंटिकेशन है, बट मुझे भीम ऐप का पता है। जब भीम लॉन्च हुआ था तो बहुत ज़्यादा चला था 3 पार्ट ऑथेंटिफिकेशन, 3 फैक्टर। तो भीम में 3 फैक्टर था। तो अब अगेन 3 फैक्टर कौन कौन से थे,
तो 3 फैक्टर क्या थे, एक तो हमने जब अपना अकाउंट डाला तो बैंक अकाउंट एक फैक्टर हुआ, हमारा मोबाइल हुआ तो मोबाइल का रजिस्टर करता है वो सेकंड हुआ, और थर्ड हुआ एक पासकोड डालता है, तो ये 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आता है। तो ये जब भी मैप पढ़ रहे होगे तो वो बेसिक आइडिया वहाँ पे लग गया होगा। तो ये 2 गलत हो जाता है, 1 जनरलिस्टिक स्टेटमेंट था, अगेन 1 ओनली। Among the following cities, which one lies on the longitude closest to that of Delhi? हाँ, ये पहला मैप बेस्ड क्वेश्चन आया पेपर का। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें एक तो एग्जाम तुरंत ध्यान नहीं आएगा क्या करना है, तो एक इमेजिन करो कि इंडिया का मैप है, उसमें से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो। जब मैंने एक लाइन ड्रॉ किया तो अब बोल रहा है कौन से हैं क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ दिल्ली हैं। तो जितने बार मैप में देखोगे ना तो मुझे लगता है उतने बार यहाँ पे 6 सेंस काम करेगा कौन सा सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट आ जाएगा, क्योंकि कोई एग्जैक्ट डिस्टेंस कभी कोई नापा नहीं होगा और ये उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है। ये 1-2 बार क्वेश्चन मैंने सुना था कि पहले इंटरव्यूज़ में पूछा करते थे कि आपने सपोज अपने कोई जो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में लाइन ड्रॉ कर दिया तो ये कितने दूरी पर है, तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन उन्होंने फिल्म से पूछ दिया है। तो अगेन नागपुर, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु स्टेट जब लॉन्गिट्यूड, अब देखो लाइज ऑन लॉन्गिट्यूड क्लोजर टू दैट ऑफ दिल्ली, अगेन स्ट्रेट लाइन और लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस है, तो जो लॉन्गिट्यूड जाएगा वो थोड़ा कर्व होके जाएगा, तो थोड़ा जब कर्व होके जाता है हम देखते हैं तो नागपुर और पुणे से तो बहुत दूर हो जाना चाहिए, तो पुणे तो डायरेक्ट लिमिनेट हो गया। हैदराबाद और बेंगलुरु में देखते हैं कि हैदराबाद जो है फर्दर अपने ईस्ट टू बेंगलुरु है, तो हैदराबाद भी यहाँ से दूर हो जाएगा, बचेगा नागपुर बेंगलुरु में, तो यहाँ तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। बट क्योंकि बेंगलुरु जो है और ज़्यादा सेंट्रल आता है, नागपुर उतना सेंट्रल नहीं है, क्योंकि नागपुर के हम देखते हैं ईस्टर्न साइड में 2-3 और स्टेट पड़ जाते हैं, बीट छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बट यहाँ पे नहीं पड़ता है क्योंकि इधर केवल तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश पड़ेगा। तो बेंगलुरु के साथ मैं गया था और बेंगलुरु ही करेक्ट ऑप्शन है। ओके, ILO's कन्वेंशन 138-182 चाइल्ड लेबर न्यूज़ में था, क्यों न्यूज़ में था? 2 चीज़, इंडिया ने बोला हम इसको रेटिफाइड करेंगे। सेकंड चीज़, कैलाश सत्यार्थी जो कि बहुत नोबेल प्राइज़ विनर है, बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर स्पीच दिए थे, बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे थे, कुछ अच्छे ट्वीट्स किए थे। तो भी सोशल मीडिया में हो या सोशल मीडिया में नहीं हो, आर्टिकल पढ़ते हो, कहीं भी ये न्यूज़ में आता कि ये 2 चीज़ जो है चाइल्ड लेबर से एसोसिएटेड थे। रिगार्डिंग मनी बिल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इसने पूछा है यहाँ पे नॉट करेक्ट, सो फर्स्ट क्वेश्चन नॉट करेक्ट टाइप का। A bill shall be deemed to a money bill if it contains only provision relating to imposition, abolition, remission, alteration, regulation of tax. करेक्ट है कि हाँ इसी चीज़ का वो प्रोविजन कंटेन करता है मनी बिल। मनी बिल हैज़ प्रोविजन फॉर कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, एकदम दोनों की बात करता है ये। अ मनी बिल इज कंसर्न विद द एप्रोप्रिएशन मनी आउट ऑफ कंटीजेंसी फंड। अब देखो ऊपर जब बोल दिया कंसोलिडेटेड फंड एंड कंटीजेंसी फंड, तो नीचे केवल कंटीजेंसी फंड बोल रहा है, अब भैया ये तो गलत हो जाएगा फिर। अ मनी बिल डील्स विद रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग मनी और गिविंग ऑफ गारंटी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ ठीक है, ये सब भी करता होगा, बट जब ये देखो एक जब ऊपर बोल दिया कंसोलिडेटेड फंड एंड कंटीजेंसी, तो नीचे केबल कंटीजेंसी मेंशन किया है और हमें पता है कंसोलिडेटेड तो करता ही करता है, तो केबल कंटीजेंसी तो वर्ड तुम नहीं यूज कर सकते हो। नॉट करेक्ट में सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, एकदम, क्योंकि जब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन का तो हम टोटल स्टेट के पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं वहाँ के चूजन मेंबर से, तो एक जो MLA का आएगा एक स्टेट के सारे MLA का सेम होगा, बट एक स्टेट का MLA दूसरे स्टेट का MLA का डिफरेंट होगा। तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA वेरीज अक्रॉस स्टेट टू स्टेट, एकदम करेगा। फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, विद इन स्टेट करता तो गलत हो जाता। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MPs ऑफ लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MPs इन द राज्यसभा। अब देखो एक जनरल यदि कोई बोलेगा तो हाँ मुझे पता है कि जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स अब जो आते हैं, तो टोटल जो पॉपुलेशन हुआ उसको डिवाइड करते हैं हम टोटल जो MPs हैं और उसमें पर MP का वोट आ जाता है, तो हर MP का जो टोटल वोट होता है वो सेम होता है। क्वेश्चन बोल रहा है वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MP ऑफ लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MP ऑफ राज्यसभा, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि सबका सेम है। बट इसमें जब पेपर आया था तो बहुत कन्फ्यूजन था, क्योंकि ये बोल रहा था वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MPs। जब इसने MPs वर्ड यूज़ किया तो बहुत कोचिंग वाले बोल रहे थे MPs का मतलब हो गया कंबाइन कर दो, कि सारे लोकसभा के MP वर्सेस सारे राज्यसभा के MP, तो सारे लोकसभा के MP कर देंगे तो यार 545 बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और जब हम केवल राज्यसभा करेंगे तो वो कम हो जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। बट यहाँ पे जब बोल रहा है कि उतना ज़्यादा डेप्थ नहीं सोचता होगा UPSC, इसने जब क्वेश्चन बनाया होगा तो वैसा यदि बनाता होता तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते थे। बट जो एक आम आदमी सोचेगा, जब तुम एग्जामिनर जिस तरह से एग्जाम में सोचोगे वही सोच उन्होंने क्वेश्चन पेपर बनाया था, तो यदि अपने सोच के साथ जाओगे तो सेकंड गलत हो जाएगा, 1 सही हो जाएगा, 1 करेक्ट हो जाएगा, 1 करेक्ट हो जाएगा एंड 32 इज करेक्ट। तो इस तरह से कमिंग टू 33,
In the Indian context, what is the implication of ratifying IAEA? अगेन IAEA को जब हम रेटिफाई कर देंगे तो इशू क्या आएगा कि सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स कम अंडर IAEA सेफगार्ड। चलो मुझे सपोज इसके बारे में नहीं पता है। फिर आता है मिलिट्री न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन कम अंडर द इंस्पेक्शन ऑफ IAEA। देखो कोई भी कंट्री है कभी भी अपना मिलिट्री न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन किसी दूसरे को नहीं दिखाएगा, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक चीज़ होता है, वो कभी नहीं दिखाएगा। तो ये तो बहुत ज़्यादा इन्होंने आइडियलिस्टिक चीज़ ले लिया, कभी नहीं होगा। थर्ड बोल रहा है कंट्री विल हैव द प्रिविलेज टू बाय यूरेनियम फ्रॉम NSG। NSG से यदि इसी से इसको आ जाता कि प्रिविलेज है तो फिर NSG क्यों ज्वाइन करना चाहता, IAEA से काम चल जाता। तो नहीं, NSG तो ज्वाइन कर रहे हैं तो इससे नहीं मतलब बनेगा। कंट्री ऑटोमेटिकली बिकम्स अ मेंबर ऑफ NSG, जब वो नहीं है तो ये तो गारंटी नहीं है। तो यदि फर्स्ट वाला नहीं पता है तभी हम एलिमिनेट करके बता दिए कि सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है कम अंडर IAEA सेफगार्ड्स। मिलिट्री हट गया, NSG वाला पॉइंट हट गया। तो यदि NSG हम न्यूज़ में पढ़े थे देखे थे वो यदि क्लियर है तो C and D एलिमिनेट हो जाएगा। मिलिट्री वाला तो बहुत जर्नलिस्टिक सा लाइन लग रहा है, हट गया और बचा अपने पास सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्री विच ऑफ द अबव आर अमॉन्ग द फ्री ट्रेड पार्टनर्स ऑफ एशियान। अब देखो ये न्यूज़ में इसलिए रहा होगा क्योंकि हम RCEP हम करना चाह रहे हैं एशियान के साथ। तो RCEP जब हम करना चाह रहे हैं तो उसी से पहले कुछ कंट्रीज़ ने पहले से FTA इंडिविजुअल कर रखा होगा तो RCEP करना चाह रहे हैं। तो जो कंट्रीज़ RCEP करना चाह रहे हैं वही इसके आंसर होंगे। तो RCEP में कौन चाह रहा है, इंडिया चाह रहा है, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। अब देख लेते हैं कौन कौन इसमें से हैं। तो जब इसमें से देखें तो हाँ, ऑस्ट्रेलिया इन, चाइना इन, इंडिया इन, जापान इन। कनाडा एंड USA आउट हो गए RCEP के अपने लॉजिक से। तो 2 और 6 तो ऐसे ही हट गए। तो जब 2 और 6 हट गए तो ये हट गया, A हट गया, B हट गया और D हट गया, बचा अपने पास C ऑप्शन। तो C करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा वही RCEP से यदि लिंक कर दे, क्योंकि जब एशियन आया तो अभी न्यूज़ में चल रहा है और ये RCEP जो है इशू अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, अभी भी नेगोशिएशन चल रहे हैं। कुछ महीने पहले इंडिया और चाइना में स्पेसिफिक 1-on-1 नेगोशिएशंस हुए थे और नए नए इसमें मोड़ आ गए हैं। तो ये क्वेश्चन वापस आ सकता है और RCEP इवन प्रीलिम्स से नहीं आया, मेंस में डेफिनेटली बन सकता है। और इवन अभी नहीं आए तो फ्यूचर क्वेश्चन भी है, क्योंकि ये नेगोशिएशन चल रहे हैं और फाइनलाइज होने में अभी भी टाइम लगेंगे 1-2 साल। विथ रेफरेंस टू ग्लोबल अलायंस ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर विच फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब ये जो था बहुत अजीब क्वेश्चन था क्योंकि एकदम न्यूज़ में नहीं रहा था। गैक्सा एकदम न्यूज़ में नहीं था और हार्डली किसी ने कभी मेंशन किया था। तो इस तरह से यदि क्वेश्चन आए और यदि कोई, अब देखते हैं एलिमिनेट हो पा रहा है कि नहीं। गैक्सा इज एन आउटकम ऑफ क्लाइमेट समिट हेल्ड इन पेरिस 2015। अब देखो पेरिस समिट जो हुआ था उसके बारे में लोगों ने सबने डिटेल में पढ़ा है, क्योंकि जब क्योटो था उसके बाद पेरिस जो था वो बहुत बड़ा एग्रीमेंट था। तो पेरिस सबने अच्छे से डिटेल में पढ़ा होता है। जब डिटेल में पढ़े हो और यदि गैक्सा उसमें मेंशन नहीं है मतलब उसमें तो नहीं हुआ होगा। तो यदि तुम बिना कुछ जाने भी अभी इस गैक्सा के बारे में इतना जान गए, मैंने नहीं सुना हूं, तो पेरिस में तो गारंटी नहीं है। तो 1 इज एलिमिनेटेड। Membership of GACSA does not create any binding obligation, no idea. And India was instrumental in creation of GACSA, again कोई आइडिया नहीं। तो पहले 1 एलिमिनेट कर दें तो B हो जाएगा और C हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे फिर आ जाएगा कि गैक्सा जो बात कर रहा है बोल रहा है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। कोई भी एग्रीकल्चर की बात होगी, अब कोई सोचेगा आम आदमी कि इंडिया तो इन्वॉल्व गारंटी होगा, क्योंकि इंडिया, चाइना बेसिक कंट्रीज जो हैं ये एग्रीकल्चर को हमेशा बात करते हैं और फिर क्लाइमेट स्मार्ट हमें ही फायदा होगा एग्रीकल्चर से। तो यू विल गो विद 2 एज वेल एज 3। बट अगेन यहाँ पे गलत हो जाता कि इंडिया वाज नेवर अ फाउंडिंग मेंबर और नाइदर इज एन एक्टिव मेंबर ऑफ गैक्सा। तो ये गलत हो जाएगा और B ऑप्शन हो जाता है। तो मेरा भी यही गलत हुआ था और बहुत ज़्यादा लोगों ने मिस्टेक्स किया था। बट यदि 1 एलिमिनेट कर दिए तो रिस्क ले सकते हो और 1 एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है तो ये क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है कि इसको लीव करो और आगे बढ़ो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 36। सो डिजिटल इंडिया के बारे में पूछा था। अगेन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, बहुत पहले से अभी तक न्यूज़ में है। तो पॉइंट्स देख लेते हैं। पहले बोलता है कि फॉर्मेशन ऑफ इंडियाज ओन इंटरनेट कंपनीज लाइक चाइना डेट, नो चांस। ये एकदम डिजिटल इंडिया का नहीं है प्लान में भाई। Establish a policy framework to encourage overseas multinational corporation that collect big data to build their large data center within our national geographical boundaries. अगेन देखो, हाँ हम ये चाहते हैं कि जो बड़े कंपनीज हो वो अपने डेटाज जो है उसका डेटा लोकलाइजेशन हो, हमारे यहाँ डेटा स्टोर करें। बट डिजिटल इंडिया में कोई प्रोग्राम नहीं था, क्योंकि डिजिटल इंडिया 2014 जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तब लॉन्च हुआ था। अभी जो 2017-18 है यहाँ पे जाके कंसेप्ट आया है डेटा लोकलाइजेशन का, डेटा प्राइवेसी का। तो उस समय कंसेप्ट था ही नहीं, तो ये पॉइंट तो गारंटी नहीं हो जाएगा। अब आता है लास्ट पॉइंट आ गया, कनेक्ट मेनी ऑफ आवर विलेज टू द इंटरनेट एंड ब्रिंग वाईफाई।
जो स्कूल्स प्लेसेस है, हाँ एकदम सही बात है। ऐसे 1 2 एलिमिनेट हो गया, 3 तो गारंटी होना पड़ेगा, और ऐसे 3 बहुत जर्नलिस्टिक लाइन है। हाँ, ये डिजिटल इंडिया का एम भी था, तो 3 अपने पास हो जाएगा, तो 1 और 2 तो एलिमिनेट हो जाता है। तो ये तो बेसिक था, डिजिटल इंडिया सब पढ़ते हैं और वहीं से आ जाता है। ओके, कंसीडर फॉलोइंग पेयर्स, इसको मैच करना है। अब देखो, मुझे जो न्यूज़ में था, हाँ एलेप्पो न्यूज़ में था, किरकक न्यूज़ में था, मोसुल मज़ार शरीफ, सब न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? वायलेंस के कारण। कुछ में जो बीट, एलेप्पो, किरकक, मोसुल, यहाँ पे क्या हो रहा था, ISIS वाला इशू था, और मज़ार शरीफ में तालिबान वाला इशू था। तो अब मज़ार शरीफ, हाँ अफगानिस्तान में है, एकदम करेक्ट हो जाता है, और मोसुल जो है वो इराक का है, तो 3 तो गलत हो जाता है। बाकी मुझे एलेप्पो पता भी नहीं हो, सीरिया में है, और किरकक पता भी नहीं हो, तो मैं इतना तो कर लिया कि 3 इज एलिमिनेटेड, तो 3 वाला हटा दो। चलो 4 इज करेक्ट, तो 4 एक बी में बचता है, ए इज एलिमिनेटेड। तो एकदम सिंपल सा यहाँ से अपने पास आ जाता है कि 1 या 2 मुझे पता, 1 तो कम हो जाता है, 2 यदि पता है तो मैं गारंटी बता सकता हूँ कौन सा सही है। तो यदि मुझे मज़ार शरीफ पता था, हाँ अफगानिस्तान में ही है, और मोसुल पता था, डेफिनेटली इराक का है, तो ये एलिमिनेट हो गया और यहाँ से आंसर आ गया। 38, In the federation established by the Government of India Act 1935, the residuary power were given to 1995 वाला जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हुआ था, वो अपना वन ऑफ द फाउंडेशन स्टोन हम बोल सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन का था। बहुत चीज़ हम वहाँ से कॉपी पेस्ट किए हैं, बट एक चीज़ जो था, उसने अपने रेसिडुअरी पावर जो अपने पास अभी सेंटर के पास रहते हैं, वो चीज़ उसने गवर्नर जनरल को दे दिया था। तो अगेन हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे या पॉलिटी के लक्ष्मण के फर्स्ट चैप्टर में भी था, तो ये दोनों से बन सकता है, या तो हिस्ट्री में पढ़े होंगे या तो पॉलिटी में पढ़े होंगे। तो ये एकदम बेसिक था, ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था। Consider the following statements. The Speaker of the Legislative Assembly shall vacate his or her office if he or she ceases to be a member of the Assembly. एकदम, जो मेंबर ही नहीं रहे तो स्पीकर कैसे रहोगे, तो एकदम करना पड़ेगा। Whenever the Legislative Assembly is dissolved, the Speaker shall vacate his or her office immediately. ये तो एकदम बहुत कॉमन यूपीएससी क्वेश्चन है, हर मॉक टेस्ट में तुमने कहीं ना कहीं देखा ही होगा कि जब डिसॉल्व हो जाता है स्पीकर कंटिन्यू रहता है, वो नहीं हटता है, और जब नेक्स्ट स्पीकर आता है, जब वो अपना स्पेस ले लेगा, प्लेस लेगा, तभी ये वाला स्पीकर हटेगा, तभी कंसेप्ट प्रोटम स्पीकर ये सब कहता है। तो ये सेकंड पॉइंट तो गलत हो जाता है, तो ए ओनली आंसर हो जाएगा। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 40, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट एप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। अब ये जो था थोड़ा फिलोसफिकल क्वेश्चन टाइप का था। ये बोलता है, फर्स्ट पॉइंट में बोल रहा है, इफ देयर आर मोर लॉज देयर इज लेस लिबर्टी। तो ये तो नहीं होना चाहिए। देखो, जब ज़्यादा लॉ हो जाएंगे तो लेस लिबर्टी तो नहीं होता है, कुछ लॉ तुम्हें इंक्रीज करते हैं लिबर्टी को, तो ये तो हटेगा। इफ देयर आर नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी, बहुत जनरल सा लाइन लग रहा है, हो सकता है नहीं हो सकता। इफ देयर इज लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल, और इफ लॉज आर चेंज टू ऑफन लिबर्टी इज इन डेंजर। तो डी भी अगेन एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, तो बी हो सकता है या सी हो सकता है, अगेन तुम्हारे पे है क्या गेस मारोगे। और इवन देखोगे तो ए और डी भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, सब ना कुछ तरह से ये करेक्ट हैं, बट एग्जैक्ट करेक्ट कोई भी नहीं है, तो नियरेस्ट पॉसिबल आंसर होना चाहिए। अगेन यूपीएससी ने कुछ अपना देखा होगा, कोचिंग ने अलग अलग देखा, तो जब सॉल्यूशन आए थे इस एग्जाम के बाद सारे क्वेश्चन के, तो किसी ने ए बी सी टी चारों में ऑप्शन किसी ने सही मारे हुए थे। तो अगेन ये कंप्लीट सेल्फ इंटरप्रिटेशन का है, और इसको या तो मैं मोस्टली बोलूँगा लीव कर देने का है, और यदि करो तो अगेन गेस वर्क, नो कुछ नहीं कर सकते इसमें। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। एकदम इम्प्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, और जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है नहीं तुम कर सकते उनके अगेंस्ट। यस, करेक्ट है। द इमॉल्वमेंट्स एंड अलाउंस ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। द इमॉल्वमेंट्स एंड अलाउंस ऑफ द गवर्नमेंट स्टेट शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। नहीं कर सकते। जो मेजर अपने पास कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उसको सबके पास सिक्योरिटी है कि जब वो अपने पास पोजीशन में है, जब वो पावर में है, तो तुम उनका रिड्यूस नहीं कर सकते। बोथ आर करेक्ट। द वेल नोन पेंटिंग बनी थनी बिलोंग्स टू, अगेन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, हिस्ट्री में पढ़े होंगे, नोट्स में होगा, बीट कोचिंग में होगे तो क्लास नोट्स में, या तो बुक्स में, या तो इवन CCRT में दिया हुआ है। किशनगढ़ स्कूल है बनी थनी पेंटिंग का, बहुत फेमस है, नो इशू। व्हाट इज थार्ड समटाइम्स इन न्यूज़। हाँ, थार्ड जो है ये अगर बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया, क्योंकि इससे पहले जो अपने पास मिसाइल्स या रेडार्स क्वेश्चन में आते थे, वो कुछ ना कुछ इंडिया से लिंक होते थे, वो आते थे। ये इन्होंने ऐसा दे दिया जो इंडिया से कोई रिलेशन ही नहीं था। तो न्यूज़ में था कि
साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के जो बॉर्डर है वहाँ पे यूएसए ने कुछ अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा के रखे थे। तो नॉर्थ कोरिया अपोज कर रहा था, बोल रहा था हटाओ हटाओ उसको। तो वो कौन सा सिस्टम था? वो थार्ड था। तो वहीं पे वो जो कन्फ्रंटेशन था उसमें ये न्यूज़ में आया था। तो थार्ड इज एन अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम जो कि अमेरिका ने साउथ कोरिया में लगा रखा था एट द नॉर्थ कोरियन बॉर्डर्स, ताकि नॉर्थ कोरियन जो मिसाइल लॉन्च करते हैं वो साउथ कोरिया को नहीं हर्ट करे या जापान को हर्ट नहीं करे। तो इस तरह से। बट इसमें यदि इसमें दिमाग लाएंगे कि इंडिया प्रो होना चाहिए और इंडिया के बाहर का नहीं है तो फिर गलत हो जाएगा। तो ये फैक्ट बेस्ड था, आना चाहिए, न्यूज़ में था और थोड़ा ध्यान देने का है। विथ रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगेन बहुत ज़्यादा ये इन डेप्थ था कि मोस्ट ऑफ द कल्चरल हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम इतना ज़्यादा इन डेप्थ नहीं पढ़ते हैं आर्ट एंड कल्चर में भी। कि फर्स्ट पॉइंट जैसे बोल रहा है, मोस्ट ऑफ द त्यागराज कृतिज आर डिवोशनल सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। त्यागराज क्रिएटेड सेवरल न्यू रागास। Annamacharya and Tyagaraja as contemporaries and Annamacharya Kirtanas are devotional song in praise of Lord Venkateshwara। तो देखो एक तो बोल रहा है कि पहले जो दो जो इसने मेंशन किए हैं अन्नामाचार्य एंड त्यागराजा, एक बोल रहा है लॉर्ड कृष्णा का डिवोटी है, एक बोल रहा है लॉर्ड वेंकटेश्वरा का डिवोटी है। अगेन वो दोनों बोल रहा है कंटेम्पररी है कि नहीं है। अब देखो यदि इतना पता होता कि ये अन्नामाचार्य और त्यागराजा कंटेम्पररी नहीं है तो 3 ऑप्शन जो था वो थर्ड पॉइंट जो गलत हो जाता, ए सी और डी एलिमिनेट हो जाता, बी करेक्ट हो जाता। बट बहुत इन डेप्थ था, यदि नहीं एलिमिनेट हो पा रहा है तो इस तरह के जब 4 ऑप्शन दे पाएँ और एक भी एलिमिनेट नहीं हो तो लीव कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। बट यदि तुम थर्ड पॉइंट से एलिमिनेट कर लिए तो एक से तुम सीधे सबको एलिमिनेट कर लोगे। तो यदि तुम्हें बस ये पॉइंट पता था तो सारे आ जाते। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। अगेन रूल ऑफ लॉ बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है और जो पॉइंट्स दिए हैं, लिमिटेशन ऑफ पावर्स, इक्वलिटी बिफोर लॉ, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट एंड लिबर्टी एंड सिविल राइट्स। देखो पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट एकदम नहीं आएगा रूल ऑफ लॉ में, ये पीपल के टर्म्स में नहीं है, ये गवर्नमेंट सेंट्रिक होता है कि लॉ इज सुप्रीम। ठीक है, तो उसमें लिमिटेशन ऑफ पावर आ जाता है, यस आ जाता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ आ जाता है, लिबर्टी एंड सिविल राइट्स आ जाता है। तो 1 2 4 सही हो जाता है एंड 3 गलत हो जाता है। एकदम बेसिक है रूल ऑफ लॉ, जब बेसिक डेफिनेशन में पढ़े होंगे और यदि बस कुछ भी नहीं पता हो तो जब तुम लाइन देखोगे रूल ऑफ लॉ, तो लॉ जब रूल है तो लॉ इज सुप्रीम, तो लॉ सुप्रीम है तो लॉ सुप्रीम कब रहेगा? जब दूसरों के पावर को लिमिट करोगे। ए करेक्ट हो गया। इक्वालिटी बिफोर लॉ होना ही चाहिए और थर्ड लिबर्टी एंड सिविल राइट्स होने चाहिए, तभी लॉ सुप्रीम हो पाएगा। तो अगेन 3 इज एलिमिनेटेड, 1 2 एंड 4। 46 Which of the following statements correctly describe the meaning of legal tender money? अब देखो ये बहुत ज़्यादा कॉमन इकोनॉमिक टर्म्स है, बहुत सारे मॉक टेस्ट में भी आए हुए थे। तो लीगल टेंडर मनी वो मनी होता है जो तुम किसी को भी दोगे वो रिजेक्ट नहीं कर सकता है। तो जब हम बोलते हैं कि ये कैश, हाँ एक लीगल टेंडर मनी है, तुम किसी को कैश दोगे तो नहीं बोल सकता मैं कैश नहीं लूंगा, मैं कार्ड से पेमेंट लूंगा। बट कार्ड पेमेंट इज नॉट अ लीगल टेंडर मनी, वो बोल सकता है मैं कार्ड से नहीं लूंगा, कैश से लूंगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक यदि आइडिया क्लियर है तो हम एलिमिनेट कर लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन बोलता है मनी विच इज टेंडर्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ टू डिफरे द फी ऑफ लीगल केस, हटा दो। मनी विच इज क्रेडिटर इज अंडर कंपल्सन टू एक्सेप्ट सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स, एकदम। जब तुम अंडर कंपल्सन हो कि तुम दोगे यदि कैश तो उसको कैश लेना ही पड़ेगा, और बाकी तो फिर ऑप्शन हट जाता है। तो ये डेफिनेशन से निकल जाता है। ये इकोनॉमिक का बेसिक क्वेश्चन था। इफ कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट देन, अगेन देखो ये भी एक फिलोसफिकल टाइप का क्वेश्चन था, तो बोलूंगा था कि इसमें कोचिंग्स ने 1 2 3 4 सब ABCD सारे ऑप्शन बोले थे, करेक्ट हो सकता है। तो बोलता है कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0 हो जाएगा। मे बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इग्नोर्ड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग पब्लिक, या वो गवर्नमेंट हो जाएगा। देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, जो चीज़ तुम छोड़ रहे हो, तुम कुछ काम कर रहे हो तो जो चीज़ तुम्हारे पास पोटेंशियल था यदि उसको लीव कर रहे हो तो उससे तुम क्या गेन कर सकते थे, वो पॉइंट होता है। तो जब हम किसी चीज़ को फ्री दे रहे हैं अगेन पब्लिक को कुछ चीज़, तो किससे हम दे रहे हैं फ्री? हम वो मनी जो है वो टैक्स पेयर मनी है, वो टैक्स पेयर मनी जो है वो किसी को हम फ्री में दे रहे हैं। तो जो टैक्स जो पे कर रहा है उसका एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस होगा। तो इस तरह से यदि लॉजिक से जाओगे तो सी करेक्ट हो जाएगा। बट अगेन लोग बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट उसको पे कर रहा है, हो सकता है कुछ टैक्स पेयर मनी आया हो, कुछ हो सकता है लोन लिए हो, कुछ हो सकता है कहीं से ODF टाइप का आया हो, फॉरेन से आया हो, तो ये कुछ तरह से वैरी कर सकता है। तो अगेन नो इश्यूज। तो अगेन कुछ भी हो सकता था बेस्ड ऑन योर इशू, क्या तुम मार्क करोगे A B C और D, बट C मुझे मोस्ट अप्रोप्रिएट लगा था, मैंने भी C मारा था और C करेक्ट था।
इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जीएनपी डू नॉट कनोट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखो दो कंसेप्ट यहाँ पे आ रहा है, एक जीएनपी जब हम बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रोथ, और सेकंड हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट दो अलग चीज़ आते हैं, और बेसिक इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं। ग्रोथ केवल हम इकोनॉमिक टर्म से बोलते हैं, जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हम एक कंपैक्ट चीज़ बोलते हैं, सोशल इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, पॉलिटिकल इंडिकेटर्स, सब चीज़ की बात करते हैं। अब बोल रहा है बट यदि उसको हटा दें, बस इकोनॉमिक डेवलपमेंट बस टर्म यूज़ कर रहा है, तो ग्रोथ में एक पर कैपिटा जीएनपी बढ़ेगा, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो चीज़ सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इक्विटी का कंसेप्ट आएगा। तो यहाँ पे जो आ जा रहा है कि इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा जीएनपी डू नॉट कनोट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्यों ऐसा हो रहा होगा? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर रहे होंगे, तभी नहीं हो रहा होगा। वेल्थ जो है एक में कंसंट्रेटेड होगा, बाकी अनएम्प्लॉयड होंगे, और पॉवर्टी बहुत ज़्यादा होगा, रिच विल बी गेटिंग रिचर एंड पुअर विल बी गेटिंग पुअर। तो ये कंसेप्ट अपना आएगा। तो बेसिक इकोनॉमिक्स है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स था, थोड़ा अप्लाई करना पड़ेगा। 48 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज अ कंसेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस विच एनेबल्स। अब देखो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात आ रही है, अगेन एक बहुत नया टाइप का कंसेप्ट है। जब ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं तो हम कंप्लीट बोलते हैं। ह्यूमन कैपिटल मतलब उसका इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, सोशल इंडिकेटर्स, हेल्थ की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, तो ये सब की हम बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज ए कंसेप्ट बेटर एक्सप्लेन इंडिविजुअल ऑफ ए कंट्री टू एक्यूमुलेट मोर कैपिटल। नहीं, जब कैपिटल आ रहा है तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन इज एक्टिंग एज ए कैपिटल। ह्यूमन एक्टिंग कब करेगा कैपिटल से? जब ह्यूमन इंपावर्ड होगा। कब इंपावर्ड होगा? वी विल हैव अ बेटर हेल्थ, बेटर एजुकेशन। सेकंड पॉइंट सेम चीज कह रहा है, इंक्रीजिंग ऑफ नॉलेज, स्किल लेवल एंड कैपेसिटी ऑफ द पीपल। एजुकेशन एंड हेल्थ यही करते हैं, कैपेसिटी बढ़ाते हैं। टू इज करेक्ट। टेंजिबल वेल्थ इज इक्वल टू अपने पास एक्यूमुलेटेड कैपिटल नहीं। इनटेंजिबल वेल्थ, हाँ यही होता है, हेल्थ, एजुकेशन सेक्टर, इसमें इनटेंजिबल वेल्थ है। तो अगेन 2 and 4 आर करेक्ट, 1 and 3 आर रॉन्ग। 50 despite being a high saving economy, capital formation may not result in significant increase in output due to, अगेन बहुत हाई अपना इकोनॉमी सेव कर रहा है, बट उतना कैपिटल फॉर्मेशन से भी बहुत ज़्यादा आउटपुट नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं आ रहा होगा? जितना तुम कैपिटल सेव किए हो उतना कैपिटल इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। तो यहीं पे कंसेप्ट आता है कैपिटल आउटपुट रेशियो, या उसका नया कंसेप्ट आ गया है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो इन्होंने तो पुराना ही पूछ दिया, कैपिटल आउटपुट रेशियो वर्ड मेंशन कर ही दिया है। तो अगेन सेम चीज हो जाएगा कि यदि कैपिटल आउटपुट मतलब होता है कैपिटल बाई आउटपुट, मतलब यदि तुम हाई सेविंग इकोनॉमी है, मतलब तुम्हारे पास कैपिटल बहुत ज़्यादा है, मतलब कैपिटल बहुत हाई है और आउटपुट बहुत कम है, मतलब C बाई O बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो C बाई O बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, D इज द आंसर। बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। 51 कंप्लीटली हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन, आता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता है। संथल अपराइजिंग जब सबसाइड हुआ तो क्या मेजर्स लिए थे गवर्नमेंट ने? तो देखो लोग जो है जब भी कोई पीजेंट मूवमेंट, अपराइजिंग एक्सेट्रा पढ़ते हैं तो कई बार चल जाते हैं कि उसमें क्या हुआ था, कौन मरे थे, किस तरह से ब्रिटिश आए थे, सप्रेस किया था एक्सेट्रा। बट क्या इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कॉज क्या थे, आउटकम क्या थे। जो प्रोसेस है उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे आउटकम से पूछा है। जब संथल अपराइजिंग हुआ था तो उसके बाद उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने टेरिटरीज कॉल संथल परगनास क्रिएट किया था। ठीक है, यहाँ पे जो सांथाल्स थे उसको बोल दिया था कि तुम्हारा यही टेरिटरी रहेगा, तुम्हारे कुछ लैंड राइट्स रहेंगे, तुम्हारे ये लैंड जो है नॉन ट्राइबल को नहीं जाएंगे। तो वही चीज़ है सेकंड पॉइंट, इट बिकेम इलीगल फॉर ए संथल टू ट्रांसफर लैंड टू अ नॉन संथल। ठीक है, तो टेरिटरीज कॉल्ड, हाँ सही है, और ये लैंड भी सही है। तो बोथ 1 and 2। तो ये थोड़ा पता होना चाहिए था, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 19th सेंचुरी वाज, तो क्या इंपैक्ट हुआ ब्रिटिश रूल का इंडिया पे? इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, क्या बढ़े? नहीं, बहुत ज़्यादा कम हो गए, डिक्लाइन या खत्म हो गए बोल सकते हैं। ग्रोथ इन नंबर ऑफ इंडियन ओन्ड फैक्ट्रीज, नहीं, कुछ थे ही नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा हम देखेंगे कि अर्ली 20th सेंचुरी में निकल के आते हैं। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, यस ये हुआ, क्योंकि हम जो क्रॉप्स थे हम फूड क्रॉप से कैश क्रॉप की तरफ हो गए, कि अब जो फूड क्रॉप्स हम किसी तरफ चले गए, शुगर केन की तरफ, कॉटन की तरफ चले गए, इंडिगो की तरफ चले गए, वो सब पे बढ़ गए। एंड रैपिड इंक्रीज इन अवर पॉपुलेशन, नहीं, हम बोलते हैं कंसेप्ट इन हिस्ट्री की डी अर्बनाइजेशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हुआ था। और डी अर्बनाइजेशन इससे सिटीज़ जो थे कम हो गए थे, कुछ स्प्रॉलिंग सिटीज़ थी, बीट ढाका, बीट पाटलिपुत्र और पटना, वो सब का पॉपुलेशन कम हो गया था। तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन तो नहीं हुआ था। तो अगेन सी इज करेक्ट। If President of India exercises his power as provided under Article 356 of the Constitution, तो क्या होगा? अच्छा 356 क्या हो गया? हमने इमरजेंसी लगवा दिया है। तो असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व, क्या होगा? नहीं,
डायरेक्टली डिसॉल्व नहीं होता है, उसके बाद भी स्टैंड करता है। अभी हमने देख लिया है कई बार प्रेसिडेंट रूल हट चुके हैं बाय कोर्ट ऑर्डर्स, और जो उसका असेंबली था उसको वापस इंस्टॉल कर दिया गया, तो तब ही कर सकते हैं जब उसको नहीं डिसॉल्व किए गए हो। तो ठीक है भैया, ये तो गलत हो गया। पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर दैट स्टिल शैल बी एक्सरसाइजेबल बाई और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। हाँ, कर सकता है पार्लियामेंट, ठीक है, इसको चेक किया जाएगा, इसको स्टैंड बाई पे रख देते हैं। आर्टिकल 19 इज सस्पेंड इन द स्टेट्स, नहीं 356 में तो कोई भी आर्टिकल सस्पेंड नहीं होगा। प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू दैट ऑफ द स्टेट्स, नहीं देखो लॉज प्रेसिडेंट नहीं बनाएगा, लॉज तो भैया पार्लियामेंट ही बनाता है, प्रेसिडेंट लॉज नहीं बनाता है, तो ये भी गलत हो गया। तो स्टैंड बाई पे जो रखे थे वो सही हो गया, तो बी इज करेक्ट, वही एक मतलब ऑप्शन बच गया अपने पास। और जब 350 से इमरजेंसीज पढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ साइलेंट फीचर्स जो होते हैं, इमरजेंसी कब स्टार्ट होता है, कब इमरजेंसी एंड होता है, क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, कौन सा आर्टिकल सस्पेंडेड होते हैं, क्या अपने पास उसमें एफआरस पे इम्पैक्ट पड़ता है, क्या डीपीएसपी पे इम्पैक्ट पड़ता है, ये सब कुछ बेसिक चीज़ पता होने चाहिए। और ये चीज़ लक्ष्मीकांत में अच्छे से मेंशन है, तो इसके बाद अच्छे से नोट्स भी बना लेना तीनों के अपने पास, इमरजेंसी, फाइनेंशियल, नेशनल और स्टेट इमरजेंसी के। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आ भी सकते हैं वापस भी। हाँ, अब ये जो क्वेश्चन आया था 54 वाला, क्राफ्ट वर्सेस प्लेस को मैच करना था, कौन से क्राफ्ट हैं और कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं। तो फर्स्ट बोलता है पुथुकुली सॉल्स तमिलनाडु, सुजनी एम्ब्रॉयडरी महाराष्ट्र, ऊपर जमदानी शारीज ऑफ कर्नाटका। देखो न्यूज़ में इसमें से केवल एक सुजनी एम्ब्रॉयडरी था, क्यों था, क्योंकि वो बिहार का था और वो कुछ इसे न्यूज़ में था। तो सुजनी एम्ब्रॉयडरी तुम्हें यदि पता है कि बिहार का है तो महाराष्ट्र एलिमिनेट हो गया, 2 इज एलिमिनेटेड, तो 2 यदि एलिमिनेट हो गया तो बचा 1 और 3। अब फिर बाकी जो बचता है 1 और 3 में, तो मुझे तो एकदम आइडिया नहीं था कि कौन सा कहाँ का होगा, तो कंप्लीट गेस मारना पड़ेगा। तो बट कहीं मैंने शायद सुन रखा था और शायद सीसीआरटी में गिवन है दैट पुथुकुली सॉल्स आर फ्रॉम तमिलनाडु, तो शायद कभी पढ़ा होगा तभी ये हिट कर गया, तो मैंने 1 मारा था एंड 1 वाज करेक्ट। तो अगेन ये गेस वर्क हो जाता है, यदि तुमने 2 एलिमिनेट कर लिया तो तुम कर सकते हो, बट यदि तुमने 2 एलिमिनेट नहीं कर पाए तो बेस्ट होगा इस क्वेश्चन को अगेन लीव करो और आगे बढ़ो। स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 55, इसमें जीपीएस टेक्नोलॉजी के यूज़ पूछे हैं। तो जीपीएस के जो यूज़ हैं अगेन बहुत वैरिड यूज़ हैं। तो जो ऑप्शन दिए हैं, मोबाइल फ़ोन ऑपरेशंस एकदम करते हैं, मोबाइल फ़ोन में जीपीएस यूज़ होता है। बैंकिंग ऑपरेशंस हाँ करते हैं, लोकेशन ऑफ एटीएम फाइंड करने में सबने डिमोनेटाइजेशन में यूज़ किया था जीपीएस का यूज़। एंड कंट्रोलिंग द पावर ग्रिड सब में किया था। बहुत जनरलिस्टिक सा स्टेटमेंट है और हर जगह इस तरह से जो क्वेश्चन आया ना कि इस टेक्नोलॉजी कहाँ यूज़ करते हैं, जब टेक आ गया तो उसका बहुत अब यूजेस है, मतलब कुछ भी और भी दे देगा तो हाँ कहीं ना कहीं तो छोटे छोटे तरीके में उसका हम यूज़ देख लेंगे उनमें। तो अगेन इस तरह क्वेश्चन में 1 2 3 मार देने का है। 56, consider following statement, RBI manages and services Government of India security but not any state government security। RBI जब पढ़े होगे तो उसमें कंप्लीटली दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की सिक्योरिटी की बात करता है, तो 1 तो करेक्ट है। अब ट्रेजरी बिल पे आ जाता है, तो 1 यदि करेक्ट है तो बी एंड सी एलिमिनेटेड, तो 2 तो हमें देखने की भी जरूरत नहीं है, सीधा आ जाता है 3rd पे कि ट्रेजरी बिल्स ऑफर आर इशूड एट डिस्काउंट फ्रॉम द पार वैल्यू, एकदम करेक्ट, यही ट्रेजरी बिल का डेफिनेशन होता है। तो 3 यदि जब करेक्ट हो जाएगा और 1 से हमने एलिमिनेट कर दिया है तो 1 2 एंड 3 अपने पास आ जाता है। चलो 57 पे आते हैं, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा है। अभी न्यूज़ में क्यों रहा है कि इसका जो नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक नॉर्थ, उसका मूवमेंट हो गया है, बहुत ज़्यादा मूव कर गया है अपना। पहले नियरली वो साइबेरिया में था, अभी वो टुवार्ड्स अलास्का मूव कर गया है। अब ये तब तो नहीं था 2018 में न्यूज़ में, तो बट इतना यदि बेसिक आइडिया था कि अभी न्यूज़ में आ गया है, मूव कर रहा है, तब भी कुछ न्यूज़ में आते रहता था और पता होना चाहिए मैग्नेटिक नॉर्थ पोल या मैग्नेटिक जो पोल्स हैं वो मूव करते हैं और एट ए गिवन स्पेसिफिक टाइम वो कंप्लीटली रिवर्स हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज रिवर्स्ड एवरी few 100,000 years, yes it has। Second, when the earth was created more than 4,000 million years ago, there was 54% oxygen and no carbon dioxide। नहीं, एकदम गलत है। जब अर्थ क्रिएट हुआ था तो उसमें मोस्ट ऑफ द गैसेस जो थे वो थे जो वोल्केनिक इरप्शन से आते हैं, बीट H2S, N2, H2O के वेपर से एक्सेट्रा। फर्स्ट टाइम जो ऑक्सीजन आता है वो 3500 मिलियन ईयर्स एगो आता है, वो भी वाटर में आता है बिकॉज ऑफ कुछ अर्लियर स्टोमेटोलाइट्स। और फर्स्ट ऑक्सीजन जो एयर में एंट्री करता है वो 2500 मिलियन ईयर्स एगो करता है। तो ये जब बेसिक पता है द इन्वायरमेंट का तो अपने को सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा।
थर्ड आता है व्हेन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड दे मॉडिफाइड द अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। एकदम कभी भी ऑर्गेनिज्म आएंगे तो मॉडिफाई करेंगे। जैसे हमने बोला 2500 मिलियन ईयर्स एगो जब ऑक्सीजन आता है एटमॉस्फेयर में, तो ऑक्सीजन उस समय के जो ऑर्गेनिज्म लिव कर रहे थे उनके लिए पॉइजन था, क्योंकि वो सर्वाइव ऑक्सीजन पे नहीं कुछ दूसरे गैसेस पे करते थे। तो जब वो अगेन तो नए जो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होंगे वो ऑक्सीजन बेस्ड इवॉल्व होंगे, तो सिमिलरली जो ऑर्गेनिज्म ऑरिजिनेट होंगे वो मॉडिफाई कर लेंगे अपने को, और वो एटमॉस्फेयर को भी मॉडिफाई करेंगे काउंटर। तो अगेन 1 and 3 आर करेक्ट, तो सी हो जाएगा ऑप्शन। 58 WannaCry पेटिया इटर्नल ब्लू, अगेन साइबर अटैक्स, बहुत न्यूज़ में था, नो डिस्कशन रिक्वायर। विथ रेफरेंस टू सर्कमस्टांस इन इंडियन एग्रीकल्चर द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर एज्यूम सिग्निफिकेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर एक बहुत जनरलिस्टिक टर्म दे दिया है। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। अवॉइडिंग द मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस, adopting minimum tillage, avoiding cultivation plantation crop, using soil residue to cover soil surface, adopting spatial temporal crop sequencing। अब देखो जो एकदम बेसिक चीज़ कोई भी कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में करना चाहेगा वो होगा यूजिंग क्रॉप रेसिड्यू टू कवर सॉइल सरफेस, चलो ये मान लेते हैं ये होगा। और हमेशा क्रॉप रोटेशन इज़ ऑलवेज गुड, कि एक तरफ हम नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला लगा देते हैं, एक तरफ हम बहुत ज़्यादा ओवर यूज नाइट्रोजन वाला लगा देते हैं, तो ये चीज़ हो जाता है। तो ऑप्शंस जो भी होगा 4 और 5 तो गारंटी वाले होंगे। तो ए एलिमिनेट हो गया, डी एलिमिनेट हो गया, बचता है बी और सी। अब देखो बी और सी में 2 कॉमन है, तो मिनिमम एटलीस्ट सोचना भी नहीं है। अब बचता है कि क्या 3 करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि 1 भी एलिमिनेट हो गया है। अवॉइडिंग द कल्टिवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स। अब देखो यदि ऊपर बोल रहा है अवॉइडिंग ऑफ मोनोकल्चर प्रैक्टिस, अवॉइडिंग यदि हम प्लांटेशन क्रॉप कर रहे हैं और मोनोकल्चर, तो मोनोकल्चर का एक सब पार्ट हो गया प्लांटेशन क्रॉप। मतलब यदि 1 मुझे गारंटी पता है कि नहीं है तो 3 तो नहीं होगा, क्योंकि 3 तो उल्टा सब पार्ट ऑफ 1 है, तो 3 भी एलिमिनेट हो गया। तो बचता है आंसर 2, 4 and 5। तो 2 and 4 सी विल बी करेक्ट, और 59 हो गया। 60 सिक्स्थ मास एक्सटेंशन। अब देखो अभी तक जो मास एक्सटेंशन हुए हैं, तो मास एक्सटेंशन क्या होता है कि कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं ओवर पीरियड ऑफ ईयर्स, मतलब ओवर 1000 ईयर्स, हंड्रेड्स ऑफ ईयर, जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म जो है या बहुत सारे ऑर्गेनिज्म समय के वो मर जाते हैं और उनके रिप्लेस करते हैं कुछ समय बाद नए ऑर्गेनिजम्स। अब बोला जा रहा है कि जो स्पीड होता है मास एक्सटेंशन का, करेंट जो स्पीड ऑफ डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म है, एक्सटेंशन हो रहा है, ये ऑल टाइम हाई है अभी तक जो भी एक्सटेंशन इवेंट हुआ है। इवन जब डायनासोर्स का जुरासिक एज में खत्म हुए थे, उससे भी तेजी अभी स्पीड है, जिससे अभी करेंट ऑर्गेनिज्म एंड हो रहे हैं। तो ये अपना 6 मास एक्सटेंशन है। यदि ये कंसेप्ट पता है तो आंसर डी आ जाएगा कि मैन काइंड्स ओवर यूटिलाइजेशन या एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स के कारण ऐसा हो रहा है। तो ये एकदम बेसिक कंसेप्ट था, तो कहीं भी सुने होंगे, बहुत ज़्यादा आता रहता है। तो क्लाइमेट चेंज जब इशू आ रहा है तो क्लाइमेट चेंज से यही सब रिलेट आ रहे हैं कि हम जो एंथ्रोपोजेनिक जो इश्यूज़ हैं इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हम अल्टर कर दे रहे हैं अपने प्लैनेट को, अपने क्लाइमेट को, बहुत सारी चीज़ों को। 61 IRNSS के बारे में पूछा। अब देखो इसमें IRNSS जो अपना नेविगेशन सिस्टम ने सेटअप किया है, तो उसमें 7 सैटेलाइट्स हैं। 4 जो हैं वो अपने पास जियो सिंक्रोनस है, 3 जियो स्टेशनरी है। ये फैक्ट था, ये पता होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, ये हर मैगजीन में भी था और बुक्स में भी था। अब मुझे इतना पता है, अब मेरे को सेकंड IRNS के बारे में पता था कि IRNS जो है वो ग्लोबल नहीं है, वो रीजनल है। ग्लोबल कौन है? GPS ग्लोबल है। ग्लोबल मतलब हम इंडिया में देखेंगे वो US के सैटेलाइट्स हैं, तब भी हम देख सकते हैं कि इंडिया का क्या GPS लोकेशन है, अपने पास क्या रिमोट सेंसिंग सेक्टर देख सकते हैं। बट IRNSS जो है केवल रीजनल देखता है, इंडिया देखेगा प्लस इंडिया के कुछ बॉर्डरिंग नेशंस को देखेगा, स्पेशली पाकिस्तान को तो पूरा कवर करता है। तो यदि इतना पता होगा तो 3 तो गलत हो जाता है। इंडिया विल हैव इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम विद फुल ग्लोबल कवरेज बाय मिडल ऑफ 2029। नहीं, अपना कोई एम नहीं है इसका, हम बस अपना देखना चाहते हैं, हम एकदम नहीं देखना चाहते क्या होगा क्या नहीं होगा। तो 3 गलत हो जाता है, 1 करेक्ट है। 3 गलत और 1 करेक्ट। अब तो 2 पे आ जाता है। अब ये जो था ना, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, ये मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं पता होगा। IRNSS कवर्स एन एंटायर इंडिया अबाउट 5500 स्क्वायर किलोमीटर। अब एग्जैक्टली वो 1500 स्क्वायर किलोमीटर करता है। तो अब ये कोई याद नहीं करता है कितना 100 स्क्वायर मीटर करेगा, 1500 करेगा, 3500 करेगा, 5500 करेगा। तो मोस्ट लोगों ने अब इसको या तो हाँ मारा होगा, तो यदि हाँ मारा होगा तो 1 and 2 मारते तो गलत हो जाता, और या तो 1 मारना पड़ता तो सही हो जाता। तो अगेन यहाँ से ये गेस वर्क चलेगा यदि तुमने सी और डी एलिमिनेट कर दिया तो। बट अगेन थोड़ा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा है। लास्ट ईयर भी यूपीएससी ने 1-2 हिस्से से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए थे, बट 1-2 ही आते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि सारे फैक्ट्स हम याद करना चालू कर जाएं, क्योंकि अगेन 1-2 क्वेश्चन से इशू नहीं होता है। ब्रॉडली बाकी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और कंसेप्ट से बन जाते हैं सॉल्यूशंस। ओके, ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग फिनोमेना।
अब ये तो है अपना स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पूछ लिया। अब देखो एक बेसिक जो डिफरेंस बस इस क्वेश्चन में है कि पॉइंट तो सारे सही हैं, बट दो कंसेप्ट आता है, एक आता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जो आइंस्टीन ने बोला था उसके अनुसार जो था कि जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो नॉर्म है और जो अपना जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो एक्सेप्शन है। तो अपना स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है, ठीक है, तो अब आ जाता है आइंस्टीन्स जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या बोलता है। तो अगेन लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, हाँ बोलता है। देखो ब्लैक होल का कंसेप्ट आता है जिसमें बोलता है बहुत ज़्यादा जब मास कंसंट्रेट हो गया ना तो लाइट स्ट्रेट पाथ में नहीं मूव करता है, उसको वो टर्न भी कर देता है। क्यों करता है? ग्रेविटी कारण कर देगा। यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपैंडिंग, बिग बैंग थ्योरी बेसिक एकदम क्लियर है। मैटर रैप्स इट्स सराउंडिंग स्पेस टाइम, एकदम करता है, क्योंकि तभी तो वो अट्रैक्ट करेगा ग्रेविटेशन, तभी तो जितना ज़्यादा मास होगा रैप करेगा जब टाइम को स्पेस को, तभी तो लाइट जो स्ट्रेट लाइट में नहीं मूव करेगा और डन करेगा। तो तीनों करेक्ट है। हाँ ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, स्पेशल थ्योरी नहीं है। तो 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएंगे। कमिंग टू 63, जीएम मस्टर्ड। जीएम मस्टर्ड का जो क्वेश्चन आया न्यूज़ में था क्योंकि देखो जीएम मस्टर्ड जो होता है वो एक तो क्रॉस पॉलिनाइजेशन नहीं करता है, वो करता है सेल्फ पॉलिनाइजेशन। तो हमें कोई उसका न्यू मॉडिफाइड वैरायटी बनाना है तो मुझे उसको क्रॉस पॉलिनाइजेशन सिखाना पड़ेगा। तो यही हमने इंडिया ने पहली बार किया, बाकी कंट्रीज ने नहीं किया है, इसलिए ये न्यूज़ में था। और किसने किया था? तो बस मुझे इतना पता था, किसी डीयू के प्रोफेसर ने किया था। तो अब देखो इससे मैं क्या क्या एलिमिनेट कर सकता हूँ। 1 को अभी हटा देते हैं, सेकंड को देखते हैं। जीएम मस्टर्ड हैज द जीन्स दैट अलाउ द प्लांट क्रॉस पॉलिनाइजेशन, एकदम पहला पॉइंट मैंने बोला। सेकंड, जीएम मस्टर्ड हैज बीन डेवलप्ड जॉइंटली बाय आईएआरआई एंड पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, नहीं, मुझे इतना बस हिंट है किसी डीयू वाले ने किया है, तो ये दोनों तो नहीं आते डीयू में, हटा दो। तो 3 हट गया, जब 3 हट गया तो मेरे पास 1 ऐसे हट जाता है, तो मेरे पास केवल बी आता है। और यदि ज़्यादा पता होता तो मुझे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, जीएम मस्टर्ड हैज द जीन्स ऑफ ए सॉइल बैक्टीरियम। अब देखो ये पहले प्रीलिम्स में आ चुका है, इससे पिछले वाले में उसमें आया था कि जो सॉइल बैक्टीरियम हम यूज़ करते हैं वो होता है बीटी वाले में, बीटी कॉटन, बैक्टीरियम थूरोजेनेसिस जो था वो था। तो जीएम इज़ नॉट बीटी, डिफरेंट होता है। बीटी हम बोल सकते हैं एक सब पार्ट ऑफ जीएम होगा, बट इस मस्टर्ड में तो हमने यूज़ नहीं किया है, इसलिए 1 तो नहीं था। तो अपने पास बी ओनली हो जाता, 2 बी हो जाएगा, 2 ओनली करेक्ट है और 63 हो गया। 64 कुछ अगेन साइंस एंड टेक है, कुछ जो एक्सपेरिमेंट्स और टेक्नोलॉजी न्यूज़ में है उसको कंटेक्स्ट से मैच करना है। अब देखो फर्स्ट यदि हम सीधे जो नज़र पड़ रहा है, बेले 2 एक्सपेरिमेंट, ब्लॉकचेन एंड क्रिस्पर कैस9। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सबको पता है, डिजिटल या क्रिप्टो करेंसी से एसोसिएटेड है, 2 इज डन, 2 करेक्ट है। क्रिस्पर कैस9, किसी ने भी बायोटेक पढ़ा होगा तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा न्यूज़ में है बायोटेक्नोलॉजी में कि क्रिस्पर कैस9 क्या है। तो अपने जो जीन्स होते हैं, जीन के जो सीक्वेंस होते हैं उसको वो रीड करता है और सेपरेट भी कर लेता है, ये जीन सीक्वेंस इस बंदे का है। तो क्रिस्पर कैस9 तो जीन से एसोसिएटेड है, बायोटेक से एसोसिएटेड है, पार्टिकल फिजिक्स तो गलत हो गया। अब मुझे इतना ही सपोज पता है तो भी मैं कर लूँगा 2, यदि 3 एलिमिनेट कर दो तो 3 बस एलिमिनेट कर दिया तो मेरे पास बी ओनली आंसर आ जाता है। और बेले 2 एक्सपेरिमेंट था, अब ये फिजिक्स के साथ एसोसिएटेड था, तो यदि ये नहीं पता हो बस क्रिस्पर कैस9 पता हो, उससे मेरे पास आंसर आ जाएगा। 65 कार्बन फर्टिलाइजेशन। अगेन जो कार्बन फर्टिलाइजेशन टर्म है ये इतना ज़्यादा न्यूज़ में रहता नहीं है और ये इंटरप्रिटेशन टाइप का है। देखो जब कार्बन और फर्टिलाइजेशन मतलब एनीथिंग विथ फर्टिलिटी मतलब कितना ज़्यादा मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ, मतलब कार्बन का के थ्रू मैं कुछ नया चीज़ प्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये एक जनरल मीनिंग यदि तुम निकाल लो तो इससे अपने पास ऑप्शन देखते हैं। इंक्रीज्ड प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। जब ज़्यादा CO2 हो जाएगा तो हाँ प्लांट का ज़्यादा ग्रोथ होगा, यदि उसको अदर कंस्टिट्यूएंट्स मिल रहे हैं तो हाँ ये चीज़ हम कार्बन फर्टिलाइजेशन का डेफिनेट एकदम हो सकता है। नेक्स्ट, इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो कार्बन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ क्योंकि कहीं फर्टिलिटी, उपजाऊपन, इसका तो पॉइंट नहीं आया, हटा दो। इंक्रीज एसिडिटी ऑफ ओशंस, जब एसिडिटी इंक्रीज करता है ओशन का, अगेन क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड है तो अपना प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है, कोरल्स डाई करते हैं, बाकी एल्गी हट जाते हैं। अगेन उल्टा हो गया, फर्टिलिटी तो नहीं हो गया, एंटी फर्टिलिटी जरूर हो गया। एडेप्टेशन ऑफ ऑल लिविंग बींग्स ऑन अर्थ टू द क्लाइमेट चेंज ब्रॉट अबाउट बाई द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ CO2। तो सारे ऑर्गेनिज्म तो अडेप्ट नहीं करेंगे, मोस्ट ऑफ द डेथ हो जाएगा। अभी हमने मास एक्सटेंशन में पढ़ चुका है, उससे पहले एक क्वेश्चन में आया था ऑक्सीजन जब आएगा चेंज होगा तो एटमॉस्फेयर में चेंज आएगा, ऑर्गेनिज्म चेंज करेंगे, इवोल्यूशन होगा, नए बेटर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व करेंगे। तो डी भी गलत हो जाता है, तो ए ओनली बचता है और ए करेक्ट है। 66 जब इतना बड़ा सा तुम पढ़ोगे तो इसने एक जनरल बोला है कि व्हाट लाइफ इन द फ्यूचर होगा जब यदि इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ जाएंगे।
तो इतने पढ़ के फाइनली समझ में आ जाएगा कि IoT का एक क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन इन्होंने बनाया था कि व्हेन योर अलार्म ऑफ स्मार्टफोन विल रिंग इन द मॉर्निंग यू विल वेक अप, तुम्हारा गीज़र ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा, स्मार्ट मिरर बाथरूम में तुम्हें डे का वेदर बता देंगे, बहुत सारी चीज़ें, ओवर हैंड टैंक हीट हो जाएगा एक्सेट्रा। तो बहुत जनरल से पॉइंट्स हैं और IoT के कंसेप्ट आते हैं। तो यदि बेसिक रीडिंग लगा लोगे, IoT का पता होता क्या होता है तो आ जाएगा। IoT के साथ रिलेटेड जो नए टॉपिक्स चल रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एटसेट्रा, बीट इवन नैनो टेक्नोलॉजी, तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए क्या चीज़ के बारे में बात करते हैं सब। तो यदि बेसिक आइडिया भी है, व्हाट इज़ देयर डेफिनेशन, व्हाट डू दे मीन फॉर, अंडरस्टैंड फॉर, तो कोई दिक्कत नहीं है। 67. With reference to solar power production in India, consider the following statements. India is the third largest in the world to manufacture silicon wafers used in photovoltaic cell. अब देखो अगेन ये जो पॉइंट है कहीं करंट अफेयर में तुमको नहीं मिलेगा और इंटरप्रिटेशन भी कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो लीव करो वो भी ठीक है। तो इसने बोल दिया सिलिकॉन वेफर्स। तो एक तो इस तरह की जो बहुत हाईटेक चीज़ें होती हैं वो अपने आप प्रोड्यूस होती ही नहीं है। तो यदि इतना ही सोच लो तो इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट, तो मुझे पता भी नहीं है शायद मैन्युफैक्चर होता भी हो कि नहीं होता, तो थर्ड लार्जेस्ट कैसे हो जाएगा, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। यदि 1 एलिमिनेट कर दो तो बचता है मेरे पास या तो B या तो D। सोलर पावर टैरिफ आर डिटरमाइंड बाय सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब देखो या तो तुम ये होता है या तो नहीं होता है, पता मुश्किल है होना क्योंकि ये न्यूज़ में नहीं रहा था। तो अगेन गेस वर्क करो, या तो B करो या तो D करो। बट यदि करेक्ट आंसर पे जाएं तो सोलर पावर टैरिफ जो है कोई कॉरपोरेशन नहीं डिसाइड करता है, ये जो है नॉर्मल अपना जो लॉज हैं उससे डिटरमाइन होते हैं। नो कॉरपोरेशन इज इन्वॉल्व इन दिस, तो उससे ये अलग हो जाता है। तो कॉरपोरेशन वर्ड से यदि एलिमिनेट कर पाओ तो बेस्ट है, यदि नहीं कर पाओ तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते। तो आंसर अपने पास वो हो जाएगा फिर। 68. Staple commodities of export by British East India Company from Bengal in the middle of 18th century. अच्छा, क्या क्या एक्सपोर्ट किए जाते थे इन द मिडिल ऑफ द 18th century? अगेन क्वेश्चन ऑफ एलिमिनेशन। अब देखो जब मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी में है तो एक चीज़ सोच लो कि बहुत ज़्यादा अपने यहाँ से वहाँ पे अभी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चालू नहीं हुआ है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कब चालू होगा तो अपने पास अर्ली 19th सेंचुरी में चालू होगा। तो जो मेटेलिक वाले चीज़ें हैं वो उतना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं होंगी। तो मेटेलिक चीज़ों को मैं यदि हटा दूँ यहाँ से तो सॉल्ट, जिंक, लेड हटा दिया, हटा दो। सी, कॉपर, सिल्वर हटा दिया। रॉक, कॉटन, वायल सीड्स, ओपियम, कॉटन, सिल्क, सैल्टपेयर एंड ओपियम। अब देखो ओपियम कॉमन है, हाँ होता था, चाइना बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट जाता था। रॉक कॉटन वर्सेस कॉटन, तो इनिशियली जब हम बात कर रहे हैं 18th सेंचुरी के मिडिल में, 1750s में, 60s में, तो अपने यहाँ से जो मोस्ट एक्सपोर्ट होते थे वो पूरे कपड़े होते थे, कॉटन होते थे। रॉ कॉटन नहीं होता था, वो कॉटन को थ्रेड में करके किया जाता था, तभी हमारे यहाँ के लोग एम्प्लॉयड थे, हैंडीक्राफ्ट बूम कर रहा था, ये सब पॉइंट था। तो रॉ कॉटन तो गलत हो गया पॉइंट। रॉ कॉटन कब चालू होंगे? रॉ कॉटन चालू होंगे जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चालू होगा, जब इंडिया को फार्मलैंड ऑफ द यूरोप बना दिया जाएगा, तो वो बात की बात है, वो इस क्वेश्चन के 60-70 ईयर्स के बाद चालू होगा। तो यदि इस क्वेश्चन से रॉ कॉटन एलिमिनेट हो गया। सिल्क बहुत ज़्यादा डिमांड में आता था, हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इवन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वर्ड मुस्लिन सिल्क। मुस्लिन सिल्क कहाँ का था? ढाका का था। ये सब का बहुत ज़्यादा डिमांड था इंग्लैंड में। वहाँ के जो नॉबल्स होते थे, जो किंग्स होते थे, वो सब डिमांड करते थे कि मुझे इस तरह के सिल्क के कपड़े ला के दो। तो सिल्क तो एक्सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। तो इस तरह से देखते हैं, तो ए एलिमिनेट हो गया, बी हटा दिए थे, तो डी बचता है। अगेन एलिमिनेशन क्वेश्चन था। 69. Which of the following is a very significant aspect of the चंपारण सत्याग्रह? A. Active all India participation lawyers, student and women in national movement. देखो नेशनल मूवमेंट था नहीं चंपारण सत्याग्रह, इसको हम फर्स्ट नेशनल मूवमेंट नहीं बोलते हैं, तो नेशनल मूवमेंट वर्ड गलत वर्ड यूज कर दिया तुमने। B. Active involvement of दलित एंड ट्राइबल कम्युनिटी इंडियाज इन द नेशनल मूवमेंट। क्या यहाँ से ऐसा होगा दलित एंड ट्राइबल्स कम्युनिटीज आएंगे? तो इसका कहीं मैंने लिंक नहीं पढ़ा है, कोई बुक में ऐसा नहीं दिया है कि इसका कोई स्पेसिफिक इम्पैक्ट पड़ा था उस पर। ज्वाइनिंग ऑफ पीजेंट इंटरेस्ट इन द इंडियाज नेशनल मूवमेंट, हाँ ये हम बोल सकते हैं। देखो इससे पहले जो भी अपने पास नेशनल मूवमेंट्स हुए थे, मतलब नेशनल मूवमेंट जो भी मूवमेंट्स हुए थे, वो जो लर्न पर्सन थे, जो इंग्लिश जानते थे, जो कि लॉयर्स थे, प्रैक्टिसिंग थे, अच्छे अपने जॉब में वेल ऑफ थे, वो करते थे। जो बेसिक जो लोग थे, जो कि अपने पीजेंट्स थे, वर्कर्स थे, वो कभी इन्वॉल्व नहीं रहते सब चीज़ों में। तो पहली बार हम देखते हैं कि पीजेंट इंटरेस्ट इंडियाज नेशनल मूवमेंट में यहाँ से ज्वाइन होता, हाँ एकदम होगा। अब ड्रास्टिक डिक्रीज इन द कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप एंड कमर्शियल क्रॉप, देखो ये भी नहीं होता है, क्योंकि ये तो एकदम जो स्पेसिफिक एरिया था चंपारण, अभी तो बस एक डिस्ट्रिक्ट है, उस एरिया में तुमने इंडिगो प्लांटेशन हटवा दिया।
इसके बाद अभी जो कॉटन प्लांटेशन चल रहा है वो तो उल्टा बढ़ रहा था, इंडिगो कम हो रहा है, बट दूसरे प्लांटेशन क्रॉप्स तो बढ़ रहे हैं। और ओवरऑल और ब्रिटिश रूल का यही अपने इम्पैक्ट पड़ा था एग्रीकल्चर पे कि कैश क्रॉप की तरफ मूव कर गए हैं। तो डी को बोलना कि इसका ऐसा इम्पैक्ट पड़ेगा तो ये भी मैं नहीं मानता हूँ। तो सी करेक्ट था और सी ही सही आंसर होगा। 70 हिंद मजदूर सभा 1948 में स्टैब्लिश हुआ है, कौन फाउंडर है? अब देखो हिंद मजदूर सभा जो है वो नई न्यूज़ में है, बुक्स में नहीं दिया होता है, ये मेन टॉपिक्स में नहीं होता है, हम बोलेंगे साइड टॉपिक्स में है, कोई ध्यान नहीं देता है, तो मुझे भी आइडिया नहीं है। और बट अब देखो कैसे एलिमिनेट किया जाए। हिंद मजदूर सभा, हिंद, जब हिंद हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो हम हिंदी की बात आ रही है। हिंदी मतलब हम नॉर्थ इंडिया के रिस्पेक्ट में सोच सकते हैं। तो जो भी साउथ इंडियंस वाले होंगे वो साउथ इंडियंस कभी भी हिंद मजदूर सभा तो नहीं फॉर्म करेंगे। वो किसान कुछ कर सकते हैं, फार्मर्स यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, हिंद मजदूर सभा तो नहीं करेंगे। तो जो ऑप्शन देखो तो उसमें अपने पास ए ऑप्शन जो है द पीपल आर फ्रॉम साउथ इंडिया एलिमिनेटेड, सी फ्रॉम साउथ इंडिया एलिमिनेटेड। नाउ बी एंड डी द ऑप्शंस जो हैं वो नॉर्थ इंडियंस हैं। तो मतलब अब बी और डी में से हमें को एक गेस मारना है, थोड़ा सा और यदि पता हो इनके बारे में। लेट्स सी द बी ऑप्शन, जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय, एम.एन. रॉय। जयप्रकाश नारायण कांग्रेस सोशलिस्ट, दीनदयाल उपाध्याय अपने राइट विंग हैं, और जो एम.एन. रॉय हैं उन्होंने बहुत सारे वर्कर्स यूनियन फॉर्म किए थे, वो पूरे के पूरे अपने देखेंगे तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के हैं। तो एक सोशलिस्ट, एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी और एक राइटिस्ट आइडियोलॉजी, ये तीनों तो कभी इकट्ठा नहीं होंगे। तो यदि तीन जो ये पर्सन्स दिए हुए हैं ये एकदम मिसमैच लग रहे हैं, तो ये तो उस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये मिसमैच से हट गया। तो ये हट गया तो अपने पास केवल डी ऑप्शन बचता है, तो वो हो सकता है। तो अगेन इतना ज़्यादा इसमें गेसवर्क मानना पड़ेगा, थोड़ा यूज़ करो अपने सेंसेस को, जो थोड़ा पता होना चाहिए के बारे में। जैसे जेपीएन के बारे में पता होना चाहिए, जेपी मूवमेंट क्यों हुआ था, कौन है, तो यदि उससे सोशलिस्ट कर लिए, डीडीयू से बीजेपी बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, राइट विंग आइडियोलॉजी, एम.एन. रॉय हिस्ट्री में एकदम पढ़े होंगे, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी साथ एसोसिएटेड है। तो यदि उस तरह से दिमाग लग गया तो इससे अच्छा नहीं हो सकता इस आंसर का फिर। ओके, विथ रेफरेंस टू रिलीजियस प्रैक्टिस इन इंडिया द स्थानकवसी सेक्ट बिलोंग्स टू। अब ये क्वेश्चन अगेन पूरा फैक्ट बेस्ड है, आएगा या नहीं आएगा। तो यदि पता है जैनिज्म तो सही है, नहीं पता है तो इसमें रिस्क नहीं लेने का है, आगे बढ़ जाने का है। लास्ट ईयर भी एक इस तरह से क्वेश्चन आए थे ऑन बुद्धिज्म, तो इतना जो स्पेसिफिक फैक्ट्स है ये पढ़ पाना बहुत मुश्किल है, तो इसको नहीं करना चाहिए। हमें जनरल फैक्ट्स को ज़्यादा जाओ, एक दो क्वेश्चन को लीव करने में कोई इशू नहीं है। और ये तो हार्ड है, मतलब एक पढ़ोगे तो अगले साल कुछ नया फैक्ट निकल के आ जाएगा, तो इट विल वेरी हार्ड। नेक्स्ट आता है विद रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। हाँ, ये भी अब क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहली बार इन्होंने पूछा है कि किस मटेरियल से बने हुए हैं। इससे पहले हम पढ़ते थे आर्किटेक्चर पढ़ते थे, क्या डिज़ाइन है, कौन बनवाया है, क्या इसका इम्पैक्ट था, एटसेट्रा। बट पहली बार पूछा कि क्या मटेरियल यूज़ किया गया है। तो 72 का फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, व्हाइट मार्बल वाज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ बुलंद दरवाजा एंड खानका एट फतेहपुर सिकरी। अब देखो फतेहपुर सिकरी जो अकबर बनवाएगा तो उस समय मोस्ट ऑफ द चीज़ है व्हाइट मार्बल नहीं यूज़ होते हैं, उस समय क्या यूज़ होंगे, रेड सैंडस्टोन जो बने हैं उस समय के। देखो व्हाइट मार्बल कौन अपना हुआ है, ताजमहल है एक व्हाइट मार्बल का, बाकी उसके अलावा जो भी बने हुए हैं बीट अपने देखो रेड फोर्ट देखो एटसेट्रा, ये सब क्या चीज़ के हैं, तो ये सब अपने पास सैंडस्टोन के हैं। तो रेड सैंडस्टोन यूज़ होता है, व्हाइट मार्बल नहीं यूज़ होगा। सेकेंड ऑप्शन देता है रेड सैंडस्टोन मार्बल वॉज यूज इन मेकिंग बारह इमाम बारह एंड रूमी दरवाजा एट लखनऊ। ये अब लखनऊ पहुंच गया। अब लखनऊ के जो आर्किटेक्चरल कल्चर है वो थोड़ा दिल्ली से वेरी करता है। दिल्ली में जब ये बना रहे थे बोल दिया हमने मार्बल से कुछ बनेंगे या सैंडस्टोन के बनेंगे, बट जब लखनऊ में बने हैं वो मोस्टली ब्रिक्स के हैं जिसपे पॉलिशिंग हुआ है, भले बाद में हम बोल सकते हैं मार्बल से टाइलिंग एक्सेट्रा, बट ब्रिक्स के मोस्टली हैं। तो टू भी गलत हो जाता है। बट ये बहुत हार्ड क्वेश्चन था, पहली बार इस तरह से पूछा गया है कि किस मटेरियल से बने हुए हैं, और इवन ये शायद नितिन सिंघा ने मेंशन नहीं था और बाकी बुक्स में भी नहीं है, तो ये बहुत हार्ड हो जाता है अटेम्प्ट करना। बट यदि इस तरह से एलिमिनेट कर पाए तो वेल एंड गुड। तो नीदर वन एंड नॉट टू। क्वेश्चन 73 अगेन पूरा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन और बहुत हार्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवलर्स इलैबोरेटली डिस्कस्ड अबाउट डायमंड्स एंड डायमंड्स माइन इन इंडिया। अब ये जो ट्रैवल इन्होंने दिए हुए हैं ट्रैवलर्स, बर्नियर, ट्रेवेनियर, थेवनॉट एंड कैरिक। अब
कोई भी यदि जनरल होगा, हिस्ट्री की बुक्स पढ़ा होगा, स्पेशली यदि तमिलनाडु जो पब्लिकेशन की बुक हैं उसको पढ़ा होगे, तो उसमें 2 केस ने स्पेसिफिकली मेंशन किए हैं, फ्रैंकवाइज बर्नियर एंड जीन बैप्टिस्ट ट्रैवेनियर। ये दोनों जो है आते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो बाकी 2 तो शायद ही किसी ने सुना होगा। तो ये दोनों जब आए हैं, ये न्यूज़ में जानते हो और ये ट्रैवल किए हैं, तो ये फॉरेन ट्रैवलर्स जो हैं इनके बारे में हो सकता है कि हाँ ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब यहाँ से तो कम्प्लीटली गेसवर्क हो जाएगा यदि नहीं पता हो, और पता है कि यदि जीन बैप्टिस्ट ट्रैवेनियर हैं कि ये डायमंड आएंगे लेने, वन ऑफ द एक बहुत बड़ा सा ब्लू डायमंड ले आते हैं इंडिया से, उसका नाम भी ट्रेवेनियर ब्लू डायमंड करते हैं, जिसको जाके जो लुइस 14 ऑफ फ्रांस का किंग है उसको जाके बेचते हैं, उसके पास पहुंचता है। यदि इतना कभी लिंक पढ़ाओ, डिटेल पढ़ाओ तो बहुत बढ़िया बी आंसर हो जाएगा। नहीं पढ़ा हो, सी और डी एलिमिनेट कर दिया हमने, ए एंड बी गेस वर्क मारो, और वो भी नहीं कर पाओ तो इसको छोड़ दो। 74 विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फ्यूचर बुद्धा येट टू कम टू सेव द वर्ल्ड। लास्ट ईयर इस तरह से क्वेश्चन आया था, अगेन बोधिसत्वा पे आया था, और इस टाइम पे ये फ्यूचर बुद्धा पे आया है। तो इस तरह से नए नए क्वेश्चन बुद्धिज्म में ट्राई कर रहे हैं खोजने का। सेम जैनिज्म में भी हमने देखा कि नया सेक्ट वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इस तरह से इन डेप्थ जा रही है बुद्धिज्म में, जैनिज्म में। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें स्पेशली कौन सा फ्यूचर बुद्धा आए हैं, तो ये मैत्रेय बुद्धा है। ये एग्जैक्टली मेंशन है सीसीआरटी में, मैत्रेय बुद्धा विल बी द फ्यूचर बुद्धा। और देखो ज़्यादा फेमस नहीं है ये लोग, जब हम देखते हैं अवलोकितेश्वरा एंड पद्मपानी, ये सेम लोग हैं। पद्मपानी और अवलोकितेश्वरा या अमितेश्वरा, ये सब जो बोलते हैं ये सेम पर्सन को मेंशन करते हैं। तो 2 पर्सन तो आंसर में नहीं हो सकते, कोई एक ही है, तो ए और डी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। अब लोकेश्वरा और मैत्रेय यदि एलिमिनेट करना हो तो फिर तुम एक पे गेस मार सकते हो, और मैत्रेय पता है तो वेल एंड गुड, बेस्ट हो जाएगा आंसर। तो ए और डी तो ऐसे एलिमिनेट एक बार कर सकते हो। देन 75 which of the following statement does not apply to the system of subsidiary alliance introduced by Lord Wellesley। सब्सिडियरी अलायंस यहाँ से बहुत मास्टर स्ट्रोक था वेलेस्ले का। क्या किया इन्होंने, तो बाकी जो स्टेट्स थे उनको बोला कि तुम एक ब्रिटिश आर्मी रखोगे, उसका पेमेंट करोगे, या तो तुम पेमेंट मुझे कैश में करोगे, मैं उनको पे करूँगा, या तो तुम्हें मुझे कुछ टेरिटरी दे दोगे जहाँ से मैं रेवेन्यू जनरेशन से इनको पे कर दूंगा, और तुम किसी फॉरेनर को अपने यहाँ अलाउ नहीं करोगे कोर्ट में, मतलब तुम्हारा इंटरनेशनल रिलेशन सॉर्ट ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल में होगा। ये सब पॉइंट था। अब इतना ही मुझे नॉलेज है तो मैं किसको पॉइंट स्टार्ट करते हैं। पहला, टू मेंटेन ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर्समेंट, हाँ करोगे। टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम नेपोलियन डेंजर, यस इसीलिए किया गया था क्योंकि जब वेलेस्ले आता है तो वहाँ पे फ्रांस में नेपोलियन है, तो बहुत ज़्यादा इसको फियर है नेपोलियन का, और उस समय जो हैदराबाद का निज़ाम है उसके आर्मी को फ्रेंच आके ट्रेन कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा फियर था। तो नेपोलियनिक फियर में ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को ट्राई करता है। टू सिक्योर अ फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी, नहीं ये एम नहीं था, ये इनकम कंपनी के लिए इनकम नहीं जनरेशन था, कंपनी के लिए चाहता था कि सिक्योर करना मोर एंड मोर लैंड सो एज टू सिक्योर मोर एंड मोर ट्रेड एंड टू सिक्योर ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल। पैसा ये नहीं चाहता था, इनकम का कोई मोटिव नहीं था, तो ये पॉइंट तो नहीं है। टू एस्टैब्लिश ब्रिटिश पैरामाउंट ओवर इंडियन स्टेट, ये तो डेफिनेशन ही कहता है सब्सिडी अलायंस का। तो नॉट अप्लाई पूछा है, तो नॉट अप्लाई में कौन सा एक अप्लाई नहीं हो रहा, सी नहीं हो रहा, तो ये अपने पास हो जाता है। 75 डन। 76 विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। देखो इंग्लिश एजुकेशन जब हम बात करते हैं इंडिया में, तो एक सबको पता होता है मैकलॉले की बात। मैकलॉले कमेटी बनी थी 30s में, उसने ये इंट्रोड्यूस किया है। बट जब हम बात कर रहे हैं 1813 ऑप्शन दिया हुआ है, 1823 दिया हुआ है, ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिसिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटी, तो इन डेप्थ नहीं पढ़ता है कोई। तो ये थोड़ा इन डेप्थ और बैकग्राउंड यदि पता हो तो बहुत अच्छा आंसर आ जाएगा। लेट्स सी, फर्स्ट बोलता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813, हाँ करता है, क्योंकि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 बोलता है कि 1 लाख रुपीज़ जो है एजुकेशन के लिए रख दो स्पेसिफिकली इंडिया में। बट वो कभी भी 1833 तक वो 1 लाख कभी खर्च नहीं किया किसी ने, तो बट पॉइंट इसने बोला था। तो इंग्लिश में चार्टर एक्ट, हाँ इसने बोला था। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, हाँ यहीं से असली में डिबेट चालू होता है कि इंग्लिश एजुकेशन ला रहा है कि नहीं। और ओरिएंटलिस्ट वर्सेस इंग्लिश, हाँ ये तो सबने सुना होगा मैकलॉले से रिलेटेड। तो यदि कुछ भी नहीं हो और 3 सुना भी हो तो बी और ए तो एलिमिनेट हो गए, और 2 भी सही है तो इंडियन तो 1 2 3 हो जाएगा, और एलिमिनेशन से यदि 3 पता हो तो एटलीस्ट 1 2 पे आ सकते हैं। तो इससे अपने पास सी एंड डी में एटलीस्ट एलिमिनेट करना बचेगा। ओके लेट्स सी टू 77 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक। अब देखो अगेन बहुत इन डेप्थ पूछ लिया इन्होंने,
अब मोस्ट ऑफ द इसने जो दिए हुए हैं इसमें से मुझे जो पता है रेणुका लेक के बारे में पता हुआ है। तो रेणुका लेक क्यों पता है, क्योंकि ये जो है अपने पास रामसर साइट्स में आता है। और रेणुका नेम क्यों पड़ा हुआ है, रेणुका नेम इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि जो मिथ है हिंदू माइथोलॉजी उसमें बोलता है जो परशुराम की मदर थी उनका नाम रेणुका था, तो उनके ऊपर रखा हुआ है। जब इतना पुराना नाम रख लिया है तो ये तो आर्टिफिशियल नहीं होगा, नेचुरल के लिए नाम रखा होगा, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। तो आर्टिफिशियल ये तो नहीं होगा, चलो हटा दो। लेक कोलेरू जो है, लेक कोलेरू बहुत सारे रिवर्स आके मीट करती हैं। जब कोलेरू अगेन रामसर साइट पढ़ोगे तो उसमें देखोगे, और न्यूज़ में भी था कि कुछ कुछ रिवर्स के ऊपर उन्होंने डैम बनाने चालू कर गए थे, तो कोलेरू धीरे धीरे उसके वाटर कम होने लगा था और वो ड्राई हो रहा था। तो यदि इतना भी पता होगा तो ये भी पता होगा, तो फिर यदि जब रिवर्स मीट कर रही हैं और अब ड्राई हो रहा है तो ये भी नेचुरल होगा, ये भी हट गया। कोडाई कैनाल ऑफ तमिलनाडु एंड नैनीताल ऑफ उत्तराखंड। अब नैनीताल यदि इनसे पता हुआ है तो नैनीताल लेक बहुत पुराना है, बहुत सारे नॉवेल्स में उसका मेंशन आता है। और नैनीताल लेक कौन सा लेक है, तो वही ग्लेशियर जब रिट्रीट कर रहा था तो ग्लेशियर वहाँ पे छूट गया था और वही पिघल के वहाँ पे लेक बना दिया है। तो अगेन ये भी नेचुरल लेक है। और कोडाई कैनाल जो है वो फिर बच जाता है आर्टिफिशियल लेक। या तो डायरेक्ट पता हो कोडाई कैनाल, या तो बाकी ऑप्शन को हमने एक करके एलिमिनेट करके निकाल लिया। विथ रेफरेंस टू प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कंसीडर द फॉलोइंग। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का एकदम फ्लैगशिप है ये। तो जो स्टेटमेंट 1 है इट्स अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये तो गलत हो गया, स्किल डेवलपमेंट का है, 1 हट गया। यदि 1 हट गया तो ऑप्शन बचता है बी और सी, 2 करेक्ट है, अब बस 3 को देखना है। इट एम्स टू 3 को देखते हैं। इट एम्स टू अलाइन द कॉम्पिटेंसीज ऑफ द अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स ऑफ द कंट्री टू द NSQF। तो NSQF एक फ्रेमवर्क था जिस फ्रेमवर्क के अंदर हमने बोला कि एक स्टैंडर्ड हमने सेट कर दिया, किसी को भी स्किल ट्रेनिंग करना है तो ये स्टैंडर्ड है, इसके रिस्पेक्ट में तुम्हें स्किल ट्रेनिंग करना पड़ेगा। जब एक स्टैंडर्ड हमने सेट कर दिया है तो उसके बाद कोई नया योजना ला रहे हैं तो वो भी उसी स्टैंडर्ड के बेसिस पे लाएंगे, तो 3 तो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर विल बी 2 and 3। 79 विच आर द फॉलोइंग चेंज इट्स नेम टू स्वराज्य सभा। हाँ, अगेन इन डेप्थ क्वेश्चन है 1920 में, यदि पता है तो बहुत अच्छा। देखो इसका हिस्ट्री इस टाइप का था कि ऑल इंडिया होम रूल लीग जो था ये तिलक ने फॉर्म किया था और एनी बेसेंट ने इसको चलाया था। जब तिलक का डेथ हो जाते हैं तो उसके बाद गांधी जी के पास आते हैं ऑल इंडिया होम रूल लीग के मेंबर्स कि आप हमें लीडरशिप प्रोवाइड करो। तो महात्मा गांधी बोलते हैं कि हाँ मैं लीडरशिप प्रोवाइड करूंगा, बट वो कुछ कंडीशन रखते हैं। उसमें वन ऑफ द कंडीशन था कि इसका नाम चेंज करके स्वराज्य सभा कर दो। फिर गांधी जी इसका प्रेसिडेंट बन जाते हैं 1920 में। तो 1920 ही पूछा है क्वेश्चन में, 1920 में किसने चेंज किया स्वराज्य सभा में। तो यदि पता है इसके बारे में तो अगेन ऑल इंडिया होम रूल लीग डाल सकते हो, नहीं पता है तो बहुत ज़्यादा बड़ा गेस हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड अर्लीस्ट। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री से इतना ज़्यादा पहले नहीं पूछा जाता। तो ये और एक और क्वेश्चन आगे आएगा। इस बार 2 क्वेश्चन इन्होंने पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री से पूछा, वो भी इन्होंने क्रोनोलॉजी पूछा, ये इवेंट इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो ये एक टाइमलाइन जानना चाहते थे कि क्या तुम बता सकते हो किसके बाद कौन सा इवेंट हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट। ये पहला बोलते हैं कि स्वामी दयानंद एस्टेब्लिश आर्य समाज। एक गेस यदि पढ़ाए होंगे आर्य समाज तो हमें पता होगा 1875 के आसपास इन्होंने किया है। चलो, दीनबंधु मित्रा रोट नील दर्पण। अब जब थोड़ा सा पता होगा हिस्ट्री तो जब नील दर्पण के बारे में पता होगा क्या है, तो नील दर्पण एक नॉवेल था जो अगेन दीनबंधु मित्रा ने लिखा था। कब लिखे होंगे, जब एक इशू हुआ था, नील मतलब इंडिगो, तो एक इंडिगो रिवॉल्ट हुआ था। वो कब होगा था, जैसे ही 1857 होता है अपना फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके बाद जो है एक बंगाल में रिवॉल्ट होता है कि हमें इंडिगो फोर्स किया जाता है प्लांट करने के लिए। उस इंडिगो मूवमेंट के ऊपर इन्होंने एक नॉवेल लिखा था। तो वो कब हो रहा है, 1857-58 के आसपास हो रहा है। तो नॉवेल कब लिखेंगे, उसी के आसपास लिखेंगे, 1858-59 के आसपास लिखेंगे। तो यदि वो आइडिया है नील दर्पण उस चीज़ से एसोसिएटेड है तो ये आप पॉइंट लिख सकते हैं। तो नियरली ये अपना कब होगा, 1850 लेट्स से 8 या 9 के आसपास होगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोट आनंदमठ। अब अगेन आनंदमठ पता है किस चीज़ के बारे में लिखे हैं, सन्यासी रेवेलियन के बारे में लिखे हैं। अगेन सन्यासी रेवेलियन कब हुआ है, तो सन्यासी रेवेलियन अगेन 70s 80s कभी हुआ है, मोस्टली 80s में हुआ, शायद 80s में हुआ था, तो 70-80 बाद में हुआ है। एंड लास्ट आता है सत्येंद्र नाथ टैगोर बिकेम द सिविल सर्वेंट टू सक्सीड इन इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। एग्जैक्ट जो था 60s में, मतलब 1863 में शायद बने थे, 62 में, एग्जैक्ट यदि याद नहीं हो तब भी 60s पता होगा। तो यदि इतना एक एक पॉइंट के बारे में पता है तब जाके हम बता सकते हैं कि यस दीनबंधु मित्रा रोट नील दर्पण इज द करेक्ट ऑप्शन। बट बहुत ज़्यादा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, एक एक पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए, कहीं भी इसमें मिस हुए तो फिर गलत हो जाएगा। बट कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट ए और सी कुड हैव बीन एलिमिनेटेड ईजिली।
और बचता अपने पास डी में और बी में, तो यदि नहीं पता तो लक बेस्ड क्वेश्चन हो जाता, और पता है तो वेल एंड गुड। 81. Which of the following is a possible consequence of heavy sand mining in riverbeds? अब देखो हैवी सैंड माइनिंग की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर 1 डिक्रीज सैलिनिटी ऑफ रिवर, 2 पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड 3 लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल लेवल। जब सैंड माइनिंग होता है तो वो एनवायरमेंटलिस्ट उसके अगेंस्ट है, तो कुछ नेगेटिव कंसिक्वेंस होंगे। क्या होते हैं? तो पहला पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर होगा, एकदम होगा, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। सेकेंड लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल, हाँ हो जाता है, क्योंकि तुम उसके रिवर बेड को डिस्ट्रॉय कर दे रहे हो, उसके जो साइट्स हैं जहाँ से वो डाउनपोर होता है जब रेन का तो अंदर जाता है, तो उसको तुम डिस्ट्रॉय कर दे रहे हो, तो ग्राउंड वाटर लेवल सुबह डिक्लाइन करने लगेगा। अब जब ग्राउंड वाटर लेवल डिक्लाइन करता है तो जब एक रिवर जाके एक सी में मीट कर रही है, तो जब इसका ग्राउंड वाटर लेवल कम हो गया तो सी वाटर ट्रांसग्रेस करता है और सैलिनिटी को इंक्रीज कर देता है इन कोस्टल रीजन्स। तो जब ये हो गया और सैलिनिटी इंक्रीज करता है तो सैलिनिटी डिक्रीज करने वाला पॉइंट तो गलत हो गया। तो थोड़ा ये यदि एनवायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक पता है तो 1 इज रॉन्ग, 2 and 3 इज करेक्ट, तो आंसर विल बी और 81 इज डन। लेट्स कम टू 82. विथ रेफरेंस टू एग्रीकल्चरल सॉइल्स कंसीडर फॉलोइंग। अच्छा, फर्स्ट बोलता है हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल ड्रास्टिकली रिड्यूसेस इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जब भी ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा होगा तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। हम देखते हैं बीट एलुवियल सॉइल या ब्लैक सॉइल, दे हैव ए मच मोर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी देन अदर सॉइल, बीट रेड सॉइल एक्सेट्रा। सो 1 इज रॉन्ग। 2 बोलता है सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन सल्फर साइकिल। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉइल। इरिगेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन कंट्रीब्यूट टू सैलिनाइजेशन ऑफ सम एग्रीकल्चर लैंड। इरिगेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन कंट्रीब्यूट टू सैलिनाइजेशन ऑफ सम एग्रीकल्चर लैंड। एकदम देखो, जब हम देखते हैं स्पेशली पंजाब, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन अपना हुआ था उसमें इतना ज़्यादा ही इनको वाटर सप्लाई कर दिया गया, इन्होंने बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ कर लिया, और अभी हम देख रहे हैं इशू ऑफ सैलिनाइजेशन ऑफ द लैंड। तो ये जब एग्रीकल्चर पढ़ते हैं हम लोग तो उसमें एक बेसिक इशू आ जाता है, तो 3 तो उसके कारण करेक्ट हो जाता है। 1 एलिमिनेट मैंने कर दिया है, तो यदि 1 एलिमिनेट कर भी देते तो 3 डायरेक्ट बचता, अच्छा 2 गलत हो जाता फिर, तो डायरेक्टली यदि 1 यदि पता चल गया तो हम डायरेक्ट आंसर पे आ जाते, हमें 2 देखना भी नहीं पड़ता क्या था। तो वही बात है, ये देखो एलिमिनेशन का क्वेश्चन होता है, यदि नहीं भी पता हो तब भी हम सही आंसर पे आ सकते हैं, बट बस ध्यान होना चाहिए कि जो पता है वो एग्जैक्टली सही पता है। नेक्स्ट 83 पे आते हैं, द पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी पेज इन यूएन मैकेनिज्म टू असिस्ट कंट्रीज ट्रांजिशन टुवर्ड्स ग्रीनर एंड मोर इंक्लूसिव इकोनॉमीज इमर्ज्ड एट। अगेन देखो, जो पेज था वो न्यूज़ में नहीं रहा था, और जो ईयर की इवेंट्स हैं वो भी लास्ट 2-3 ईयर्स में कभी था नहीं न्यूज़ में। तो अगेन बहुत अजीब सा क्वेश्चन इन्होंने पूछ दिया, कहीं का फैक्ट कहीं पूछ रहे हैं, तब भी लिखते हैं एलिमिनेट कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में। अब देखो, जब पेज इसने पूछ दिया तो जब एक पहला क्वेश्चन आया था, ऑप्शन देखते हैं, एक ऑप्शन में इसने बोल रहा है कि पेरिस कन्वेंशन ऑफ 2015 की बात कर रहा है। पेरिस में कुछ भी हुआ हो तो हमें पता होगा, नो चांस, पेरिस नहीं हो सकता है। देन आ रहा है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 2012 रियो डी जेनेरियो और जोहान्सबर्ग। अब देखो, जब ग्रीन इकोनॉमी का आ रहा है और कंसेप्ट आ रहा है असिस्ट करना है दूसरे कंट्रीज़ को, जब असिस्ट करने का बात आ रहा है मतलब हम इकोनॉमिकली असिस्ट कर रहे हैं, जो डेवलप नेशन है कुछ मनी प्रोवाइड कर रहे हैं डेवलपिंग नेशन को। ये कंसेप्ट 2002 तक नहीं आया था, उसके बाद आएगा, शायद वार्सा में पहली बार आता है, मतलब लेट 2000s में आता है, तो 2002 में तो कंसेप्ट आया भी नहीं था, तो ए तो एलिमिनेट हो गया। अब बचता है बी और डी। अगेन लक बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ से फिर मारो, या तो बी मारो या तो डी मारो, तो अगेन फिर यहाँ से या तो मैं बोलूँगा इसको लीव कर दो, इतना भी एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। तो कुछ क्वेश्चन को इस तरह से लीव करना भी पड़ेगा, भले ही तुम बहुत ज़्यादा भी ट्राई कर लो, क्योंकि आउट ऑफ टॉपिक टाइप का क्वेश्चन है कि न्यूज़ में नहीं रहा है और कोई लिंक भी नहीं है अभी के करंट टॉपिक से, तो कुछ क्वेश्चन को इसमें लीव कर भी सकते हैं। ओके, कमिंग टू 84, 3D प्रिंटिंग हैज़ एप्लीकेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 3D प्रिंटिंग की बात आती है तो 1 फर्स्ट बोल रहा है प्रिपरेशन ऑफ अच्छा, एक और क्वेश्चन भी टेक्नोलॉजी का हमने आंसर किया था कुछ समय पहले, तो वो टेक्नोलॉजी का हम GPS का बोले थे, उसे 1 2 3 हमने मारा था। क्यों? क्योंकि जब भी टेक की बात आ रही है तो एज मच एज ब्रॉड पॉसिबल हो सकता है उसका एप्लीकेशन।
अब जब 3D प्रिंटिंग की बात आ रही है तो अगेन बहुत ब्रॉड एप्लीकेशन है। क्या क्या ऑप्शन है? प्रिपरेशन ऑफ कन्फेक्शनरी आइटम, बेयर इतना तो कुछ भी कर सकता है। मैन्युफैक्चर ऑफ बायोनिक आई, यदि 3D प्रिंटिंग में हम बायो टिश्यूज़ का यूज़ कर रहे हैं तो बायोनिक ईयर्स और आई सब क्रिएट हो सकते हैं। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, एकदम 3D प्रिंटिंग से एकदम गारंटी क्रिएट हो सकता है। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, अगेन जनरल चीज़ें हो सकता है। एंड डेटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, अगेन वेरी जनरल थिंग। तो जब टेक की यूज़ आ जा रही है तो हम अगेन वही यूज़ करेंगे, एज ब्रॉड एप्लीकेशन एज पॉसिबल। तो सबसे ब्रॉडेस्ट पॉसिबल सारे हो सकते हैं। अब कुछ यदि एक्सेप्शन हो जाए ना इस क्वेश्चन में, जब हम टेक की बात करेंगे, ये टेक ये तो नहीं कर सकता है, तो वो एलिमिनेट कर दो। यदि उस तरह से कुछ स्पेसिफिक नहीं है तो ट्राई टू गो एज जनरल एज पॉसिबल। हाँ, नेक्स्ट आया वोल्केनो के बारे में। दे आस्क्ड अबाउट बैरन आइलैंड वोल्केनो इज एन एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन इंडियन टेरिटरी। तो इतना हमें पता है, बैरन आइलैंड इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन द इंडियन टेरिटरी। चलो सही है। बैरन आइलैंड लाइज अबाउट 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार, नहीं ये गलत हो जाता है। जब ये अंडमान हो गया और ये निकोबार हो गया तो हम देखते हैं कि अंडमान के थोड़े ये अपने ईस्ट में लोकेटेड है, निकोबार के ईस्ट में लोकेटेड नहीं है। तो यहाँ पे कहीं है वो बैरन आइलैंड, तो ये तो गलत हो गया। अब आता है थर्ड, द लास्ट टाइम द बैरन आइलैंड वोल्केनो इरप्टेड वाज इन 1991 एंड इट हैज़ रिमेन इनएक्टिव सिंस। नहीं, न्यूज़ में था, इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि बैरन आइलैंड में वोल्केनिज्म फिर से स्टार्ट हो गई थी, कुछ वोल्केनोज निकल रहे थे, कुछ जीएसआई के आदमी जो थे, साइंटिस्ट थे, वहाँ गए थे उस पर रिसर्च करने, न्यूज़ में इसलिए रहा था। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। और हाँ, इसमें अभी चल रहा है, अभी भी इरप्शन चल रहे हैं, तो 3 इज़ रॉन्ग। तो अगेन 1 ओनली हो जाता है इससे आंसर। चलो अब 86 आते हैं। विच ऑफ द प्लांट कॉल्ड, वाई इज अ प्लांट कॉल्ड प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा ऑफन मेंशन न्यूज़। अगर देखो इसका प्रोनाउंसिएशन तक हम नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रोनाउंसिएशन भी यदि नहीं कर पा रहे हैं तो कोई साइंटिफिक नेम है ये। अब साइंटिफिक नेम है और किसी प्लांट का नेम लग रहा है, कोई भी प्लांट किसका साइंटिफिक नेम दिया हो, क्यों न्यूज़ में रहा होगा। अब ऑप्शन देखते हैं। इट्स एक्सट्रैक्ट इज वाइडली यूज इन कॉस्मेटिक्स। यदि इस तरह का होता है, ये क्वेश्चन नहीं पूछता, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ हो जाएगा, हटा दो। इट टेंड्स टू रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी इन एरिया विच गोट्स। क्या डेफिनेशन है? इट्स अ डेफिनेशन ऑफ एन इन्वेजिव स्पीसीज, मतलब कोई भी स्पीसीज जो बाहर से लाए गए हैं और यहाँ के आके बायोडाइवर्सिटी कम कर रहे हैं, बी इट वाटर हायासिंथ, बी इट यूकेलिप्टस एट्सेट्रा। उसी टाइप का एक और जो होता है वो है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। तो बी एकदम कॉमन टाइप का दिख रहा है। हाँ, हो सकता है कोई साइंटिफिक नेम का प्लांट है, वो आके बायोडाइवर्सिटी क्रॉस करवा सकता है, बिकॉज इट्स एन इन्वेसिव स्पीसीज। सी, इट्स एक्सट्रैक्ट इज यूज्ड इन पेस्टिसाइड्स। बहुत इन डेप्थ हो जा रहा, नहीं होगा। एंड नन ऑफ द अबव तो हटा देते हैं, यदि बी हो जा रहा है तो बी हम मार सकते हैं। तो अगेन पूरा लक बेस्ड क्वेश्चन था, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था ये कौन सा स्पीसीज है, क्या है। बट क्योंकि ए और सी बहुत ज़्यादा जो स्पेसिफिक था, उतना स्पेसिफिक नहीं पूछेगा यूपीएससी, तो हटा दिया। बी जर्नलिस्टिक टाइप का लग रहा था, यूज़ कर लिए, बट अगेन गलत भी हो सकता था, बस इस टर्म में सही हो गया वो। नेक्स्ट आता है कुछ स्टेटमेंट देश ने कोरल्स के बारे में। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स आर इन ट्रॉपिकल वाटर्स। यस, एकदम ट्रॉपिकल वाटर्स ही उनको सुटेबल प्रोवाइड करता है एनवायरनमेंट ग्रो करने के लिए। टेम्परेट में अलग कोल्ड कोरल्स आते हैं जो शंकर आईएएस ने दिए हुए हैं, बट अगेन दे आर नॉट इन न्यूज़ और नहीं यूपीएससी उसको कंसीडर करता है। मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ्स आर लोकेटेड इन द टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। एकदम परफेक्ट। ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ सबको पता है, अकेले बहुत ज़्यादा वो कर लेता है, और इंडोनेशिया एंड फिलीपींस को मिला दे तो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वो बहुत कोर एरिया है अपने कोरल्स का। कोरल रीफ्स होस्ट फार मोर नंबर ऑफ एनिमल फाइला देन दोज होस्टेड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। हाँ, कोरल रीफ्स जो हैं सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्स जोन है, इवन रेन फॉरेस्ट उनको मैच नहीं कर पाते हैं, तो यस दे आर। तो अगेन ये लाइन जो है, थर्ड लाइन इज एग्जैक्टली गिवन इन शंकर आईएएस, सेकेंड इज वेरी जर्नलिस्टिक लाइन, एंड फर्स्ट तो हमें पता ही है, अगेन हर जगह बेसिक कंसेप्ट कोरल में पता होगा। तो यदि इतना पता हो जाए तो 1 2 3 हम मार्क कर सकते हैं। कमिंग टू 88, मोमेंटम ऑफ चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय। नहीं सुना हुआ क्वेश्चन टाइप का था, और यदि सुना हो, कहीं से पढ़ लिया हो, तो इसको पता होगा UNFCCC सेक्रेटेरिएट। यदि पता है तो मार्क करना है, नहीं पता है तो पूरा फैक्ट बेस है, कुछ एलिमिनेट नहीं कर सकते इसमें। अगर इंडेक्स टाइप के हैं, जब हम इंडेक्स का लिस्ट बनाते हैं तो यदि इंडेक्स पता है कौन किया है पब्लिश, यस यू कैन डू इट। यदि नहीं पता है, नो चांस। सिमिलरली यदि ये पता है इनिशिएटिव किसने किया है, यस यू कैन डू, नहीं तो फिर छोड़ दो इसको। 89 अगेन हिस्ट्री पे आया कि इंस्टीट्यूशन दिया हुआ है और उसको फाउंडर से मैच करना है। संस्कृत कॉलेज बनारस, विलियम जोन्स, कलकत्ता मदरसा वैरन हेस्टिंग, फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेल्सले।
अब देखो संस्कृत कॉलेज बनारस जो था विलियम जोन्स ने किसी और ने किया था, डंकन ने किया था बेसिकली स्टार्ट। तो 1 तो पता होता है, ये बेसिक बुक्स में है कि गलत हो गया। कलकत्ता मदरसा के लिए वैरन हेस्टिंग फेमस है, सो वी नो 2 इज करेक्ट। अब देखो 1 जब गलत हो गया तो ए एलिमिनेट, सी एलिमिनेट, वी आर लेफ्ट विद बी एंड डी। अब यहाँ एक बहुत बड़ा इशू आता है, फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली ने हाँ इस्टेब्लिश किया था, तो बहुत सारे लोग इसके कारण सी मार्क किए, डी मार्क किए, सॉरी 3 ओनली मार्क किए। बट जो ऑप्शन दिया हुआ है फाउंडर इज आर्थर वेलेस्ले। आर्थर वेलेस्ले वाज द ब्रदर ऑफ लॉर्ड वेलेस्ले। आर्थर वेलेस्ले बेसिकली कमांडर थे जो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान के अगेंस्ट फाइट किए थे। तो ये तो कंफ्यूज कर दिया और बहुत ज़्यादा इन डेप्थ पूछ लिया। बट यदि अगेन पता है हमें कि 1 रॉन्ग है और 2 करेक्ट है और 3 पे जाना ही नहीं है तो बी भी मार्क कर सकते हैं। बट यदि एक्स्ट्रा नॉलेज है कि अपने को फोर्ट विलियम कॉलेज वेलेस्ले ने एस्टैब्लिश किया है तो कई बार एक्स्ट्रा नॉलेज खुद यहाँ पे इशू क्रिएट कर सकता है। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन 90। अगेन करंट बेस्ड रीजन से पूछे हैं, तो इन्होंने रीजन दिया है कैटलोनिया, क्रीमिया, मिंडानाओ एंड ओरोमिया। अब ये बोल रहा है किस कंट्री के रीजन से, तो जो न्यूज़ में थे यस कैटलोनिया वाज इन रीजन। क्यों? रेफरेंडम चाहते थे, ये स्पेन से अलग होना चाहते हैं, बार्सिलोना अलग होना चाहता है, ऐसे कैपिटल बनाना चाहते हैं, ये मैड्रिड से अलग कर रहे हैं, तो स्पेन करेक्ट। क्रीमियन वार हिस्ट्री में पढ़े हो या भी पढ़े हो, रशिया का इशू, तो पता होगा कि ये रशिया के साथ करेंटली टेरिटरी है, तो 2 इज़ रॉन्ग। तो यदि बस इतना ही पता है कि 1 इज़ करेक्ट, तो 1 इज़ करेक्ट तो ए और सी हो सकते हैं, और बी एलिमिनेट हो गया, डी एलिमिनेट हो गया, तो बचता है, और 2 मुझे पता है गलत है तो ए भी एलिमिनेट हो गया, बचता है सी ओनली, तो 90 का एलिमिनेशन हो गया। हाँ, सेकेंड पोस्ट इंडिपेंडेंस का क्वेश्चन विच इज टाइम लाइन बेस्ड क्या है, तो 91st क्वेश्चन है, द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन स्टेट इन इंडिया, केरला में हुआ था। कब होगा? तो सेकेंड टर्म शायद में होता है, तो 60s के आसपास कुछ होना चाहिए। इंडियाज देन लार्जेस्ट बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज रीनेम्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शायद 55 के आसपास होगा या 50s में होगा, मान लेते हैं। एयर इंडिया वाज नेशनलाइज एंड बिकेम अ नेशनल कैरियर, आई हैव नो आइडिया। गोवा देन बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट एरियाज इंडिया, ये बहुत बाद में होता है, 70s हम बोल लेते हैं होगा। तो यदि इतना ही बेसिक आइडिया लगा लिया, 50s में होगा, 60s में होगा, 70s में होगा, और 3 का आइडिया नहीं है, तो एटलीस्ट आई नो द ऑर्डर कि अब इसको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है, एक के बाद एक। तो 50s मतलब 2 के बाद 1 आएगा, फिर 4 आएगा, 2 1 4 आएगा, तो ऐसा कौन सा ऑर्डर है? तो ए हट गया, हाँ बी हो सकता है, सी हट गया, डी हट गया, तो आंसर बी हो जाएगा क्योंकि एक ही बचा है। तो यदि मुझे पता होना हो कि कब लॉन्च हुआ था नेशनल कैरियर एयर इंडिया, तो भी मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ। ओके, देन वेरी बेसिक क्वेश्चन, राइट टू प्राइवेसी न्यूज़ में था, तो किस आर्टिकल के रिस्पेक्ट में उसको बात कर रहे हैं? तो वी ऑल नो दैट राइट टू प्राइवेसी वाज इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन था, ये न्यूज़ वाला क्वेश्चन है, और राइट टू प्राइवेसी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, गवर्नमेंट जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें बेसिक ये पढ़े होगे तो ये आंसर हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग, अरेका नट, बार्ले, कॉफ़ी, फिंगर मिलेट, ग्राउंडनट, सेसमम एंड टर्मरिक। अब बोल रहा है सीसीए ने एमएसपी अनाउंस किया है इन विच ऑफ द एबव। अब देखो बहुत हार्ड हो गया कि किस पे पता है कि करेगा, किस पे नहीं करेगा, बट कुछ यदि बेसिक हम ट्राई करते हैं कि किस पे एमएसपी नहीं करता होगा, तो एक चीज़ हो सकता है जो कमर्शियल क्रॉप्स होंगे उस पर तो एमएसपी नहीं देता होगा, क्योंकि एमएसपी का कंसेप्ट है कि जो फार्मर्स हैं जो कि एकदम नहीं कुछ कर पा रहे हैं उनको मैं हेल्प करूं। तो बहुत ज़्यादा जो कमर्शलाइज हो गए लाइक टी, कॉफ़ी एक्सेट्रा, इस पर नहीं होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद एरेका नट। एरेका नट का क्या यूज़ है? एरेका नट जो पान खाते हैं उसमें वो पान का सुपारी में डाला जाता है। अब जब इतना जाता है तो ये तो इंजूरियस टू हेल्थ हो गया। जब इंजूरियस हजार्डस टू हेल्थ है तो इसको गवर्नमेंट क्यों प्रमोट करेगा? तो इसको तो नहीं करना चाहिए। तो एरेका नट यदि मुझे पता है कि गवर्नमेंट नहीं प्रमोट करेगा बिकॉज इट्स इंजूरियस टू हेल्थ, हजार्डस टू हेल्थ, तो ए 1 हट गया। यदि बस इतना ही पता है 1 हट गया तो ए, सी एंड डी एलिमिनेटेड, बी इज द आंसर। बाकी में सोचना भी नहीं है और क्या होगा। ओके, लेट्स कम टू 94। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज पाकुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? अब इस क्वेश्चन में इशू ये था कि हमने सबने पक्के वाइल्ड लाइफ रिजर्व सबको पता है कहाँ पर है, वो अरुणाचल में है, बट पक्के का ही दूसरा नाम पखुई है, ये स्टैंडर्ड बुक्स में मेंशन नहीं है। तो पक्के यदि पता था तो अब उसको नोट कर लो कि उसी का नाम पखुई भी है, तो वो फिर अरुणाचल हो जाएगा।
तो ये यहाँ से आ जाता है। बट यदि इसमें अब एलिमिनेट करना हो तो हम एक दो तो एलिमिनेट कर ही सकते हैं। देखो मेघालय जो है उसमें यदि तुम्हें पता है कि मेघालय में कौन कौन से रिजर्व्स हैं, तो मेघालय में हार्डली 2 या 3 रिजर्व्स हैं, उसमें ये नहीं आता है नाम। मणिपुर में भी हम केबुल लामजो एक्सेट्रा पढ़ते हैं तो उसमें भी कभी ये न्यूज़ में नहीं सुनते हैं, तो बचता है ए और डी में। तो आप इसमें गेसवर्क मार सकते थे, और यदि स्पेशली पता है कि पक्कोई इज इक्वल टू पक्के, देन यू कैन गो फॉर अरुणाचल प्रदेश। बट अब जाके इन्होंने ऐड कर लिया होगा बुक्स ने, जब 2018 में पेपर आया था तब हार्डली किसी को पता था कि पक्कोई ही उसका नाम है। ओके 95। सो लॉन्च व्हीकल्स के बारे में पूछा है। फर्स्ट बोला है PSLV लॉन्च द सैटेलाइट यूजफुल फॉर अर्थ रिसोर्स मॉनिटरिंग, वेयर GSLV डिजाइन मेनली टू लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। PSLVs कम पावर के होते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च करते हैं जो कि पोल टू पोल मूव करता है, जो कि लो हाइट के होते हैं। फिर GSLVs वो बड़े हाइट पे लॉन्च करते हैं, जियो स्टेशनरी एंड जियो सिंक्रोनस को लॉन्च करते हैं, जो कि इक्वेटर टू इक्वेटर मूव करते हैं, मतलब इक्वेटर पे ही रहते हैं बेसिकली, और वो लार्ज हाइट वाले होते हैं। तो फर्स्ट देखें यूज फॉर अर्थ रिसोर्स मॉनिटरिंग। जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं वो होते हैं अर्थ रिसोर्स मॉनिटरिंग, वो होते हैं PSLV से लॉन्च, वो क्या होते हैं LEO, लो अर्थ ऑर्बिट वाले। यदि तुमको ये लग गया LEO हो गए, RS इज इक्वल टू LEO, RS मतलब रिमोट सेंसिंग, लो अर्थ ऑर्बिट इज इक्वल टू PSLV। ठीक है, दूसरा बोलते हैं वेयर GSLV आर डिजाइन मेनली टू लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ऊपर के सैटेलाइट कम्युनिकेशन, बीट, वेदर सैटेलाइट्स, दे आर GSLV, क्योंकि वो हाइट पर हैं, तो 1 इज करेक्ट। सैटेलाइट लॉन्च बाय PSLV अपीयर टू रिमेन परमानेंटली फिक्स इन द सेम पोजीशन। अब देखो जब मैंने ऐसा ही अभी बता दिया कि GSLV मतलब जियो सिंक्रोनस एंड जियो स्टेशनरी, तो जियो स्टेशनरी हो गया वो फिक्स रहता है, तो वो कौन कर रहा है? GSLV। PSLV नहीं कर रहा, 2 गलत हो गया। अब नेक्स्ट आ जाता है तो 1 मैंने बोल दिया सही है और मैंने बोल दिया 2 गलत है, तो 1 सही 2 गलत, 2 गलत हो गया तो मेरे पास ऐसे ही एलिमिनेट हो गया और ए आंसर आ गया। तो मेरे को 3 चेक भी नहीं करना है। तब भी क्या दिया है 3 में? GSLV Mach 3 इज अ 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल विद द फर्स्ट एंड थर्ड स्टेज यूजिंग सॉलिड रॉकेट मोटर एंड द सेकंड एंड फोर्थ स्टेजेस यूजिंग लिक्विड रॉकेट इंजन। अगर देखो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, नहीं कोई पढ़ सकता है इतना डेप्थ में, बट क्योंकि हमने एलिमिनेट कर दिया फर्स्ट सेकंड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, तो अपना आंसर ए आ चुका है पहले ही। 96. With reference to governance of PSBs in India, consider the following statement. Capital infusion into public sector bank by government of India has steadily increased in the last decade. अच्छा, अब देखो बहुत जनरल स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया कि कैपिटल इन्फ्यूजन हाँ बढ़ा है, गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है कि रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक करे, एक स्पेसिफिक अमाउंट इन द रेंज ऑफ 2 to 3 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने बोला था कि मैं दूंगा बैंक को रिकैपिटलाइज करने के लिए। तो हाँ ये एक जनरल नोशन रहेगा कि हाँ गवर्नमेंट धीरे धीरे बढ़ा रहा होगा, तो लोग इसको यस करेक्ट मानेंगे। सेकेंड आते हैं द पुट द पब्लिक सेक्टर बैंक इन ऑर्डर द मर्जर ऑफ एसोसिएट बैंक विद किया गया, एकदम ये पता है। तो 2 तो करेंटली करेक्ट है और 1 एज अ जनरल स्टेटमेंट लग रहा है करेक्ट है, तो 1 और 2 को मार्क करेंगे। बट यहाँ पे एक इशू है कि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक डेटा यदि हम देखते हैं तो 1 जो है वो वेरी करता है। कभी कैपिटल इन्फ्यूजन इन लास्ट डिकेड हैज बिकम हाई और हैज बिकम लो, और ये वेरी किया है, तो स्पेसिफिक हो जाएगा। लास्ट ईयर भी एक तरह से इस क्वेश्चन को स्पेसिफिक पूछा गया था, तो अगेन बहुत हार्ड है इसको सॉल्व कर पाना। तो मोस्ट लोग इसको सी ही मारते, हार्डली एनी वुड हैव पुट 2, बट यदि 2 ही करेक्ट है तो अगेन इट्स अ लक बेस्ड क्वेश्चन। 97. विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द GST। अब देखो कौन से आइटम्स को GST एग्जेम्प्ट करेगा। तो फर्स्ट 2 3 जो दिख रहे हैं मुझे मोस्टली क्या दिख रहे हैं, तो अपने फूड आइटम्स दिख रहे हैं खाने के। अब देखो जो फूड आइटम्स हैं उसमें एक इनिशियल GST में न्यूज़ आया था कि जो कैशो नट्स होते हैं उस पर इन्होंने GST 0 रखा था, बट उसी को जब मैंने सॉल्टेड कैशो नट्स बना दिया तो उस पर उन्होंने GST लगा दिया था। मतलब जब भी कोई प्रोसेस फूड आइटम्स हो रहा है तो उस पर वो GST लगा रहे हैं। तो कहीं प्रोसेस वर्ड है क्या अपने क्वेश्चन में? यस, थर्ड मतलब फिश प्रोसेस्ड एंड कैन। तो विच द फॉलोइंग आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST, मतलब थर्ड तो गारंटी नहीं है GST से बाहर, मतलब B हैज बीन एलिमिनेटेड एंड D हैज बीन एलिमिनेटेड। अब बचता है 1 2 एंड 4 में। तो अब देखो सीरियल ग्रेन्स, ये तो GST क्यों लगेगा इस पर? एग्स, चिकन, एग्स कुक, तो जब एग को कुक कर दिए तो ये तो नॉर्मल अपना चीज़ हो गया, कभी बहुत ज़्यादा इसको हमें मतलब तुम प्रोसेस नहीं कर रहे हो, ये तो इंस्टेंट कंजम्पशन होता है, बहुत ज़्यादा तुम इसको लेट कर नहीं सकते हो, इस पर GST नहीं होगा। तो 1 2 हो गया तो फिर 4 भी हो ही जाएगा, तो आंसर विल बिकम C। तो एटलीस्ट 1 को तो हमने एलिमिनेट कर दिया, प्रोसेस्ड वाला चीज़, कि प्रोसेस्ड पे तो होता ही होता है। तो ये एक बेसिक आइडिया यदि है तो आगे का हो सकता है। कमिंग टू 98, the definition of critical wildlife habitat is incorporated in the Forest Site Act of 2006. हो सकता है, नहीं हो सकता, I have very less idea. For the first time in India, baikas have been given habitat rights. एकदम न्यूज़ में नहीं था, no idea.
यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट ऑफिशियली डिसाइड्स डिक्लेयर्स हैबिटेट राइट्स फॉर पीवीटीज। ये गलत हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर करता है, तो ये चीज़ तो एटलीस्ट न्यूज़ में है। तो यहाँ से यदि मैंने बोल दिया कि ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल का है तो 3 तो गलत हो गया। अब 3 यदि गलत हो गया तो एलिमिनेट हो गया, बी, सी एंड डी एंड ए बच गया बस। तो यदि मुझे नो आइडिया है अबाउट ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 कि बैगास को हैबिटेट राइट्स मिला, कि देखो बैगास को जो हैबिटेट राइट्स की बात आ रही थी वो शायद 2012 में मिला था, तो उतना पहले का तो करंट अफेयर नहीं पता होगा। एंड क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इनकॉर्पोरेटेड फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये भी पहले का चीज़ है, मुझे नहीं आइडिया होगा। तो बट मुझे थर्ड आइडिया है, तो थर्ड के बेसिस से मैंने बोल दिया कि थर्ड गलत है, बचा ओनली ऑप्शन 1 एंड 2, तो ये एलिमिनेट हो गया। कंसीडर द फॉलोइंग, विच ऑफ द अबव स्प्रेड प्लांट डिजीज। प्लांट डिजीज कौन स्प्रेड करेंगे? जो कि प्लांट के मटेरियल्स हैं, बीट पॉलन ग्रेन्स, बीट लीव्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा, उससे इंटरेक्ट करते हो। तो कौन चीज़ें जो हैं उनसे इंटरेक्ट करते हैं? बर्ड्स, डेफिनेटली। हमिंग बर्ड्स फेमस हैं, जब हमिंग बर्ड जाते हैं बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं जब नेक्टर लेने, तो उनके पॉलन्स एक्सेट्रा को अपने पूरे बॉडी पे लगा लेते हैं और दूर दूर तक उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। डस्ट ब्लोइंग, येस दे ऑल्सो ब्लो, तो जब पॉलन और डस्ट एक्सेट्रा जो होंगे वो ब्लो करेंगे तो सिमिलरली वो डिजीज़ को भी ले जाएंगे। देन रेन, येस दे विल, एंड विंड ब्लोइंग, वेरी जनरल सा स्टेटमेंट है। जो जो कैरियर्स हैं जो पॉलन और स्पोर्ट्स को ले जा सकते हैं, सेम वो उसके डिजीज को कैरी कर सकते हैं। सो ऑल 1 2 3 4 विल बी करेक्ट। अब जो लास्ट क्वेश्चन था, विथ रेफरेंस टू ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एनपीओपी इज ऑपरेटेड अंडर द गाइडलाइंस ऑफ एंड द डायरेक्शन ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब देखो एक चीज आ रहा है, एक बोल दिया इसने एनपीओपी मतलब नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। जब बोल रहा हूँ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का, तो कोई लिंक नहीं है ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का रूरल डेवलपमेंट से। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से लिंक हो सकता है, बट रूरल डेवलपमेंट से कोई लिंक का मतलब नहीं दिख रहा। तो एक तरह से यदि कुछ भी नहीं आइडिया हो तो भी ये गलत हो जाएगा। अब पीडा, ठीक है, यही बोल रहा है कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट हो, पीडा फंक्शंस एज अ सेक्रेटेरिएट फॉर इम्प्लीमेंटेशन एनपीओपी। जनरलिस्टिक लाइन है, अपीडा ऐसे करता भी है, तो थोड़ा सा आइडिया है तो ये हो जाएगा। और सिक्किम तो फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट बनाए तो गारंटी करेक्ट है। तो यदि 1 एलिमिनेट हो गया है तो बचता है ए और डी हैज़ बीन एलिमिनेटेड, तो 2 हम सही बोल ही दिए हैं, तो बचता है 2 एंड 3। सो इस तरह से हमने ऑल 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए हैं। अब देखो एक जो हमने जनरल चीज़ देखा इस पूरे क्वेश्चन में कि इवन व्हेन वी डिडंट नो अबाउट ऑल द पॉइंट्स इन द क्वेश्चन, वी वर एबल टू आंसर द क्वेश्चन। तो कई बार जो यूपीएससी एग्जामिनर होता है वो भी एग्जैक्टली यही चीज़ चेक करना चाहता है कि ऊपर बड़े बड़े जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं उससे तुम डरो नहीं और एक बार रीडिंग दो क्वेश्चन का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में कि एक प्रॉपर रीडिंग दिया जाए क्वेश्चन का, भले ही कितना हार्ड हो। तो समटाइम्स जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं ना कि ओनली, एनी, या बहुत ज़्यादा उसने नंबर बेस्ड कर दिए, न्यूमेरिकल्स डाल दिए, बहुत ज़्यादा उसने बोलते हैं कि 10,000 लाख समथिंग एक्सेट्रा, तो ये सब पॉइंट्स जो है वो सेल्फ एलिमिनेटिंग पॉइंट्स होते हैं। यदि तुम इसको ध्यान रखोगे कि ये सब पॉइंट्स नहीं क्वेश्चन मतलब डिजर्व करता है, तो पॉइंट्स को एलिमिनेट कर देना है। तो फर्स्ट हमने किया फुल कंसंट्रेशन के साथ पेपर दिया। सेकेंडली हमने किया कि एटलीस्ट फुल क्वेश्चन को रीड किया और ट्राई किया एलिमिनेट करने का, इवन तुम्हें कुछ भी नहीं आता हो। और जब क्वेश्चन में कम डेटा है, स्पेसिफिकली इफ़ यू हैव ए हिस्ट्री क्वेश्चन, तो ट्राई करो थोड़ा आइडियोलॉजीज को भी मैच करने का जो ऑप्शंस में दिए हैं। यदि क्लब कर दिए हैं तो यस, आइडियोलॉजी मैचिंग जो है वो बड़ा अच्छा अप्रोच हो सकता है लोगों को एलिमिनेट करने का, पर्सन्स को एलिमिनेट करने का। देन इन हिस्ट्री यू हैव टू नो द बेसिक्स। तुम्हें कुछ स्टैटिक फैक्ट्स हैं वो पता होने चाहिए, यदि वो पता हैं तो बहुत आराम से आंसर हो पाया, यदि पता नहीं है तो वी कैन गो फॉर एलिमिनेशन। बट हिस्ट्री में एलिमिनेशन बहुत हार्ड होता है क्योंकि दे आर फैक्ट्स, वहाँ पे कोई लॉजिक काम नहीं करता है, तो फैक्ट्स को एलिमिनेट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। बट यदि उसने क्वेश्चन पूछे हैं इवेंट्स के बारे में, क्रोनोलॉजी के बारे में, देन यस वी कैन गो फॉर इट। तो मैंने लास्ट ईयर के 2018 के प्रीलिम्स पेपर को सॉल्व किया। तो सिमिलरली बहुत सारे और भी क्वेश्चन पेपर होंगे जो इस प्लेटफॉर्म पे होते रहेंगे सॉल्व, और अच्छे सही लोग उसको आके करते रहेंगे शेयर। तो आप भी सिमिलरली लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को और शेयर भी करिए, और ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ के लिंक्स आते रहें। और बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट अप्रोचिंग एग्जामिनेशन, एंड थैंक यू।